हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द MTP1 फॉर जनवरी 2026। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट यस MTP इज बैलेंस्ड। करने लायक MTP बिल्कुल आपको एक बार अच्छे से उसको करके जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सर एक्स का वैल्यू देके रखा है, वाई का वैल्यू देके रखा है। बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, पूरा हम काम कैलसी में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर हम x के वैल्यू को हम कैलसी में निकाल लेते हैं। x का वैल्यू 28 की पावर 1/3। 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x इज 3.4 डिजिट ले लो, 3.0 दोस्तों y का वैल्यू सभी को पता है 27 की पावर 1/3, ये आपका y का वैल्यू आ जाएगा 3। गाइस नाउ लेट्स पुट एंड गेट द आंसर। सर सबसे पहले यहां पर पुट कर लेते हैं। सर नीचे हमको निकालना है x का स्क्वायर 3.0375 का स्क्वायर इंटू 1 1 2 m प्लस। दोस्तों मैंने ये निकाल के m प्लस डाल दिया। देन x इंटू वाई 3 इंटू 3.0375, ये आपका y का वैल्यू आ गया गाइस, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे m प्लस। गाइस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गाइस 9, इसको मैंने डाल दिया m प्लस। अब सर मुझे करना है 1 डिवाइडेड बाय MRC। MRC का बटन 2 बार दबा दो, इसी बहाने मेमोरी क्लियर भी हो गई। इज इक्वल्स टू ये जो पूरा आया, इसको आपको मेमोरी में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, तो मैंने यहाँ पे m माइनस दबा दिया। आई हैव स्टोर्ड दिस विद अ नेगेटिव। अब मुझे x प्लस वाई को ऐड करना है 3.0375 m प्लस। देन गाइस y का वैल्यू 3 m प्लस MRC। दोस्तों 36.000 आ रहा है, इसका मतलब आपका इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू आने वाला है 6। गाइस दिस इज द बेस्ट वे। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, आप इसको रिड्यूस करने में मत ध्यान दो, आप अपना आंसर पूरा निकालो एंड मैच द ऑप्शन। सर लॉगरिथम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सर मल्टीपल लॉग्स लिखे हुए हैं, बीच में माइनस का साइन है, यस प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। इफ यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी, सो यू विल गेट हियर सर log x, सर 8x माइनस 3 वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी, बेस सेम है इसी वजह से। सर हमें x का वैल्यू चाहिए, लेट्स एलिमिनेट द log। बेस को लेके जाओ उधर, उधर जो भी चीजें बना दो इसकी पावर रह जाएगी उस log की वैल्यू। सर इस log की वैल्यू हमारी रह गई ये। गाइस नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 4 ओवर देयर। जैसे आप 4 को वहां मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू गाइस 4x स्क्वायर। अमन सर एक क्वाड्रेटिक बन गई, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों 4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 का एलसीएम ले लो, इस प्रकार से एलसीएम लो कि आपको 8 मिल जाए। 12 का गाइस 6 एंड 2, यस 6 एंड 2 इज द बेस्ट थिंग। सो गाइस हियर यू विल स्प्लिट दिस 4x स्क्वायर। सर हमें -6x माइनस 2x लेंगे, ताकि ऐड करने पर वापस मुझे -8x मिल रहा है, एंड मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 इंटू 2 विथ माइनस एन आपको +12 मिल रहा है, इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक 4x कॉमन, यहाँ पर आपका बच जाएगा, सॉरी 4x तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका बनेगा 2x कॉमन। सो हियर यू विल गेट 2x माइनस 3। दोस्तों यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ मैंने ये लिखना भूल गया, +3 इज इक्वल्स टू 0। अमन सर यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, अगेन यू विल गेट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। पूरे से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, हियर यू विल गेट 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, एंड यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2 एंड 3/2। एवरीबडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे आंसर्स आ गए होंगे। आइए अगेन इंडाइसेस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अमन सर यदि हम इसको रूट को हटाएं, सर ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट लिखा हुआ है, मतलब इसकी पावर 1/3 है। सर इसका मतलब है पावर 1/4, और इसका मतलब है 32 की पावर 1/12। दोस्तों लेकिन 32 इंडाइसेस में प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब बेस सेम होता है। तो क्या मैं 32 को यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल अमन सर, आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऑलरेडी पावर 1/12 है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 5 इंटू 1/12 यू विल गेट 5/12। इंडाइसेस में दोस्तों जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड 1/3 प्लस 1/4 प्लस दोस्तों 5/12। सो गाइस हियर यू विल गेट एलसीएम हमने ले लिया 12, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 5 6 7 8 8 4 12, 2 की पावर 12/12, ये आपका कैंसिल होकर आ जाएगा 1, एंड यू विल गेट द आंसर एज 2।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको बन गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में करवाया हुआ सेम क्वेश्चन 3 पैटर्न बनते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ही बेसिक पैटर्न है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सर यहाँ पे बेस को सेम किया जा सकता है, तो सर आपने इसको लिख दिया 2 की पावर x 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। हमने इस अधिकार से कह दिया x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। सर जब भी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल समथिंग होता है, हम इस पूरे को मान लेते हैं k। यहाँ से दोस्तों आपको x का वैल्यू भी k के फॉर्म में पता लग गया, y का वैल्यू हो जाएगा k/2 और z का वैल्यू हो जाएगा k/3। तो हम एमटीपी को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। अमन सर हमें यहाँ पे x y z तीनों k के फॉर्म में पता है, लेट्स पुट इट ओवर हियर। तो यहाँ पर आपने x की जगह पे k पुट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका x का वैल्यू k के बराबर है। गाइस यदि आप 2y को k के बराबर पुट करेंगे तो y का वैल्यू k/2 आ जाएगा, और जब आप 3z को k के बराबर पुट करेंगे तो z का वैल्यू k/3 आ जाएगा। सर x का वैल्यू तो हमारा डायरेक्टली k के फॉर्म में आ गया। 1 y की जगह पे आप क्या पुट करोगे? सर y की जगह पे पुट करेंगे k/2, तो यहाँ 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये भी मेरा ये मेरा 2 k आया था, ये 1/2k आ गया। सर हमने यहाँ पे z की जगह पे पुट किया k/3, यहाँ पे k को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो z का वैल्यू k/3 बनेगा। तो गाइस हियर यू विल डिवाइड k/3, 3 2 जा 6, अगेन यू विल गेट 1/2k इज इक्वल टू 24/7। इसके 3 वैरायटी बनती है, इसके अलावा चौथी कोई वैरायटी नहीं बनती। तीनों वैरायटी मैंने सिखाई है, 2 वैरायटी इंडाइसिस से सॉल्व होती है और एक वैरायटी का शॉर्टकट होता है लॉगरिथम। गाइस तीनों वैरायटी आराम से करके जाइएगा। सर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2k, तो ऊपर आ जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 24/7। सर k का वैल्यू निकालना है 3 into 7 divided by 2 into 24, here you will get guys value of k। 24 को आप डिवाइड कर दो यहाँ पे 3 से, तो नीचे बच जाएगा दोस्तों आपका 8, और आपका k का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 7/16। दोस्तों यदि उसने k का वैल्यू मांगा होता तो आंसर ये होता, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू k के बराबर था, मतलब x का वैल्यू आपका था k, y का वैल्यू दोस्तों था आपका k/2 और z का वैल्यू था आपका k/3। किसका वैल्यू मांगा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अमन सर z का वैल्यू मांगा है, तो z का वैल्यू है k/3। व्हाट इज k गाइस? सर अमन सर हमारा k आया है 7/16 इंटू 1/3 कर दीजिए अमन सर, दैट इज k/3। कितना हो जाएगा? 7/16 into 3, you will get the answer 7/48। Everybody guys, the correct answer is 7/48। Option C is the right answer। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स पे भी अवेलेबल है, एंड यस दे आर आस्किंग द वेरी वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आप गलती एक नहीं कर सकते। दोस्तों ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। यस हमने रूल ऑफ एलिगेशन सीखा है, लेकिन हमने रूल ऑफ एलिगेशन सीखा था दोस्तों 2 क्वांटिटीज के लिए। 3 क्वांटिटीज के लिए जो रूल ऑफ एलिगेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट गाइस यहाँ पे हम एक बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 18 रुपीज पर केजी। एक व्हीट है दोस्तों 18, एक व्हीट है कोई, एक व्हीट 1, व्हीट 2, व्हीट 3 का केजी देख रखा है। इनको कुछ इस तरीके से मिक्स किया, जो हमारा मिक्सचर बना, मिक्सचर का आपको डिजायर्ड सेलिंग प्राइस देके रखा है 22 रुपीज पर केजी। तो गाइस किस रेशियो में इसको मिक्स करें ताकि हमारा जो डिजायर्ड सेलिंग प्राइस बने वो आपका 22 रुपीज पर केजी मिले। इन शॉर्ट दोस्तों हमें इसको इस कदर मिक्स करना है ताकि इसका जो एवरेज आए, एवरेज प्राइस आए, एवरेज प्राइस शुड बी 22 रुपीज पर केजी। गाइस हम एवरेज कैसे निकालते हैं? मान के चलते हैं सर यहाँ पर इसका x केजी, यहाँ पे व्हीट 1 जो था हमारे उसके थे x यूनिट्स, ये हमने लगाया y यूनिट्स y केजी, और हमने तीसरे वाले व्हीट को मान लिया z केजी। तो दोस्तों हमारा टोटल कितना बनेगा? x केजी व्हीट 1 यूज करते हैं, 1 केजी का प्राइस है 18 रुपए, तो x केजी का कितना? 18x, इसका कितना? 20y, और गैस z वाले का हो जाएगा आपका टोटल प्राइस 35z डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। गैस ये आपका 4 हो गया फ्रीक्वेंसी, ये आपका दे के रखा है दोस्तों xi, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। सर आपने इसको xi क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों आपको एवरेज प्राइस चाहिए, मतलब आपके जो प्राइजेस हैं ये आपके xi हो गए, कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया, गाइस दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो गाइस हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन n, n इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी? x प्लस y प्लस z। सर हमें ये एवरेज प्राइस 22 रुपीज चाहिए। दोस्तों अब यहां से आप बेस्ट है ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाइए, जिस भी ऑप्शन ने आपको 22 दे दिया वो ऑप्शन सही। गाइस डायरेक्टली गो फॉर ऑप्शन डी। मैं समय बचाने के लिए ऑप्शन डी चेक करवा रहा हूं। जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह दोस्तों 1 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे और z की जगह 2 पुट करेंगे, गाइस यू विल गेट 20। चलो चेक करते हैं दोस्तों 22। सर हमने यहाँ पे 18 यहाँ पे हमने पुट किया, y की जगह 120,
अमन सर हमने यहाँ पे पुट किया 2 तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2 चेक करते हैं 50 60 70 88 डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 3 4 यस अमन सर ये ऑप्शन हमें 22 दे रहा है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इफ द एज ऑफ द मैन इज 4 टाइम्स द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स अमन सर यदि मैन की एज को आपने माना x और दोनों बच्चों की एज के टोटल को आपने माना y तो क्या कह रहा है एज ऑफ द मैन इज 4 टाइम्स द एजेस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 सन सॉरी गाइस आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद सर ये x + 10 हो जाएगा। y में दोस्तों एक बच्चे की एज नहीं y के अंदर दो बच्चों की एज है तो हमें वहां पे दो लोगों की एज को 10 साल आगे करना है तो y + 10 इन शॉर्ट हमें करना पड़ेगा y + 20। सर आज से 10 साल के बाद हिज एज मैन की जो एज होगी डबल हो जाएगी जो भी मैन की एज है ये है मैन की एज ये डबल हो जाएगी जो भी बच्चों की एज का टोटल था। सर ये आ गया ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन प्रेजेंट एज ऑफ द मैन को मैंने x माना था तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। सर जहां जहां पर x है आप वहां पे 4y पुट कर सकते हैं तो मैंने 4y पुट कर दिया +10 = 2y + 40 एवरीबॉडी गाइस यहाँ पे आप पुट करेंगे 4y - 2y आपका 2y = 30 आ जाएगा। सो फ्रॉम गाइस हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ y इज 15 मतलब दोनों बच्चों की एज का जो टोटल है वो 15 है मुझे बच्चों की एज का टोटल नहीं निकालना मुझे निकालना मैन की एज दैट इज x ये आपका 4 × 15 एंड गाइस हियर यू विल गेट 4 × 15 मतलब वी आर गेटिंग द आंसर एज 16। सो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगेन कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाया हुआ सवाल गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट रूट्स आर इक्वल बच्चे को पता है कि ट्रैप कॉन्सेप्ट नाम करके कहा था हमने नेचर आपको दे देता है और आपसे हमें बीच में एक वेरिएबल ठूसता है कहता है बताइए उस वेरिएबल की वैल्यू। सर रूट्स इक्वल एक ही शर्त पे होते हैं व्हेन द d इज इक्वल टू 0। सर आइए हम d को 0 के बराबर करते हैं b²। बहुत ध्यान से देखिए मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा इसको b² -2k का होल स्क्वायर -2k सर -2 का स्क्वायर 4k² b² -4a into c k + 5 दिस इज इक्वल टू 0। गाइस पूरे को सॉल्व करके हमें k का वैल्यू निकालना है। लेट्स गेट द आंसर अमन सर 4k² -4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पहले k × k k² + 5k -4k ± -5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। गाइस 4k² -4 गाइस k² 5k - 4k will be k + k -20 is equals to 0. Let's open the bracket 4k² guys -4k² -4k minus प्लस हो जाएगा गाइस 4 2 जा 80 is equals to 0. सर प्लस 4k² ये कैंसिल हो गया। आप 4k को वहां पे लेके चले जाओ तो आपका यहाँ से k का वैल्यू आ गया गाइस 20 एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज 20। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बन गए होंगे क्योंकि क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस होते हैं आप कहीं भी क्लास कर रहे हो दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर आप यहाँ पे कोई भी गलतियां ना करो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्यूबिक की क्वेश्चन मांगा है मैं सीधे सही ऑप्शन चेक करवा दूं कैसा टाइम बचाने के लिए। सर इसका सही ऑप्शन है आपका सी यू विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। अब सभी ऑप्शन में 1 तो बैठा हुआ है तो 1 को चेक मत करो गाइस यहाँ पे 2 चेक करते हैं गाइस 2 का क्यूब 8 -7 × 2 14 + 6 8 + 6 14 - 14 सर 2 भी होगा इसका मतलब जहां पे -2 बैठा है ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया। नाउ यू हैव टू चेक 3 एंड -3। आइए -3 पुट करते हैं गाइस 3 का क्यूब 27 बट 3 गाइस एक नेगेटिव के ऊपर जो पावर है वो एक ऑड नंबर की पावर है तो नेगेटिव विल बी नेगेटिव। सर -3 पुट किया -7 3 जा 21 माइनस प्लस हो जाएगा 21 + 6 सर -27 + 27 सर आपको यहाँ पे -3 भी 0 इज इक्वल टू 0 दे रहा है तो ऑप्शन सी सही बाकी सारे ऑप्शंस गलत। चलिए सर if the arithmetic mean of the quadratic equation is 8 and geometric mean सर जो भी quadratic equation होगा उसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर हमारे जीनी बुक का क्वेश्चन अल्फा + बीटा डिवाइड बाय 2 ये 8 है और ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ये आपका देके रखा है 5। सर मुझे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो यहां से मुझे सम ऑफ द रूट्स मिल गया 16 एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया 25। गाइस लेट्स गेट द आंसर x² माइनस सम ऑफ द रूट्स -16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 25 इज इक्वल्स टू 0। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर इज x² -16x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं।
सर बच्चे बच्चे को दिख रहा है कि यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज, ये भी आपका जीरो है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे देखिए आपको वाई इज पॉजिटिव, मतलब जो डायग्राम बना हुआ है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो गलत हो गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो सही हो गया, एक्स लेस देन जीरो ये भी गलत हो गया। इन शॉर्ट दोस्तों आपका सॉरी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ये लेस देन जीरो वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए था। एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो बेसिक कंडीशन है, उसको पहले चेक करके एलिमिनेट कर दिया। चलिए सर ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा ये वाला लाइन किसके लिए यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है। स्वाभाविक है, दिख रहा है कि ये इसके लिए यूज हो रहा है, और इसको देख के भी समझ में आ रहा है, यदि डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये x अपॉन 6 y अपॉन 6 आ जाएगा, मतलब ये एक इंटरसेप्ट वाली लाइन है। अमर सर जो शेडिंग है वैसे तो इसके ऊपर हमें दिख रही है साक्षात, तो इसमें होना चाहिए ग्रेटर देन का साइन। सर यहाँ पर इसमें ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है। गाइस अब ये वाले लाइन को देखो, शेडिंग इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। एवरीबॉडी गाइस, शेडिंग यहाँ पर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। सर यहाँ भी शेडिंग इस लाइन के ऊपर जा रही है, तो यहाँ भी होना चाहिए ग्रेटर देन का साइन। लेकिन अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है, कई बार स्टूडेंट को लगता है सर ये भी तो ऊपर की तरफ होगा। गाइस अल्टीमेटली हमने यहाँ पे गए तो हम माइनस की तरफ लेके चले जाएंगे, इसको ऊपर की तरफ नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक कोई भी शेडेड रीजन से कोई पॉइंट उठा लो, जैसे 6 कॉमा आगे जाएंगे तो यहाँ पे 7,0 ये शेडिंग रीजन है। शेडेड रीजन का कोई भी पॉइंट उठा के पुट करके चेक करो कि क्या वाकई में ये दो है, दोनों इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई कर रहा है क्या। सर यदि मैंने 7,0 लिया, एक्स की जगह 7 पुट किया, वाई की जगह 0, 7 इज ग्रेटर देन 6, ये बिल्कुल बात सत्य है कि 7 जो होता है ग्रेटर देन 6 होता है। यहाँ पे पुट करते हैं 7 इंटू 14, 14 माइनस 0, 14 इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये बात भी सच है, 14 इज ग्रेटर देन 0। एवरीबडी गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इसका ऑप्शन ए। एवरीबडी गाइस विथ मी, चलिए क्या कह रहा है, ए डाइटिशियन रिकमेंड्स मिक्सचर ऑफ टू काइंड्स ऑफ द फूड टू अ पर्सन सो दैट द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट कम से कम 45 यूनिट होना चाहिए कार्ब्स के। सर कम से कम 45 यूनिट कार्ब्स के, 25 यूनिट प्रोटीन के, 15 फैट के और 15 फाइबर के। द अबव कंटेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशंस आर अवेलेबल बिलो। ठीक है, देखे रखा है गाइस, एक्स यूनिट, वाई कह रहा है इसको, ठीक है, एक्स यूनिट्स कंज्यूम करता है वो फूड ए का, और वाई यूनिट कंज्यूम करता है वो बी का। बताइए सर एक्स कार्ब्स के लिखे, सर देखो यदि एक यूनिट कंज्यूम करता है एक्स का तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यदि एक्स यूनिट कंज्यूम करेगा तो 20x, प्लस यदि एक यूनिट फूड कंज्यूम करता है वो फूड वाई का तो 10 ग्राम उसको कार्ब्स मिलता है, तो वाई यूनिट कंज्यूम करने के लिए कितना सर प्लस 10y। एटलीस्ट कम से कम 45, 45 से ज्यादा चलेगा, मतलब यहाँ पे आ गया एटलीस्ट कम से कम 45 तो होना ही चाहिए, या तो 45 से ज्यादा। सर ये कितना बनेगा, प्रोटीन का कितना बनेगा सर x, सर 5x प्लस 2y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 25। फैट का कितना बनेगा सर 3x प्लस वो 4y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। गाइस इसका कितना बनेगा आपका 2x प्लस 5y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो आप इस सभी को चेक करेंगे तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन है ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक बार फिर भी एक क्वेश्चन को क्रॉस कंफर्म जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट 800 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। सीक्वेंस 800 रुपए एवरी एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ पे किया, मतलब हाफ ईयरली हो रही कंपाउंडिंग, कंटिन्यूटी फॉर एवर। गाइस ये मतलब परपेचुअल एन्युटी है, मुझे परपेचुअल एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई, सर 800 रुपीज अपॉन आई। लेकिन दोस्तों जो 4% पर एनम का रेट है, हाफ ईयरली है, तो डिवाइड बाय 4 ना करके हम डिवाइड बाय 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 2%। इसका आंसर होना चाहिए था 40,000। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने कहा पीछे गलत दिया है, तो बिल्कुल पीछे गलत दिया होगा। चलिए गाइस, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ, आज कितना पैसा इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे 2500 रुपए मिले, विच इज टू बी अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर एवर। ताकि दोस्तों एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ताकि आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपको फॉर एवर आपको मिले, यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर एवर। आज कितना पैसा बैंक में डाल दूं ताकि आपको 2500 रुपए हर मंथ के एंड में मिले, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर, इफ गाइस मनी इज वर्थ 4% कंपाउंडेड एनुअली। दोस्तों 4% रेट है कंपाउंडिंग यदि एनुअली होती, लेकिन दोस्तों आपको जो यहाँ पे रेट देके रखा है 4% गलत देके रखा है। आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी हो जाएगा ए अपॉन आई। अमन सर मैं चाहता हूँ मुझे 2500 रुपए मिले फॉर एवर, लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 4% नहीं होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे जो रेट देके रखा है 4%, इफ द मनी इज वर्थ 4% कंपाउंडेड एनुअली, 25 रुपए
सो एज टू 25 रुपये विच इज टू बी अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 25 रुपये मंथली चाहिए 4 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहाँ पे डिवाइड बाय, रुक जाइए एक मिनट के, 2500 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों रुक जाओ दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने एक करेक्शन करना चाहिए। इफ मनी इज वर्थ 4% कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए था, 4% कंपाउंडेड मंथली। ये रेट 5% गलत देके रखा है, 4% मंथली रेट होना चाहिए था, ठीक है, वरना अपना आंसर 75 7.5 लाख कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगेन करेक्शन गाइस, 2500 डिवाइड बाय 4% करेंगे तो आपका आ जाएगा 62500। एवरीबडी गाइस, इन दैट केस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय के बाद मनी विल बिकम 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट। सर टाइम निकालना है, रेट देके रखा है, मनी विल बिकम 4 टाइम्स n-1/r%। 4 टाइम्स मतलब दैट इज 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 12%। शॉर्टकट यूज किया डायरेक्टली, 3 डिवाइड बाय 12%। अब सर 25 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। एवरीबडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ये सिखाने में एफर्ट्स वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्टकट्स लगाया कैसे, ये सब चीजें किया कैसे। यदि आपको किसी भी लेवल पे यहाँ पे डाउट्स हैं, सर आप ये कैसे इतना फास्ट कर रहे हो, गाइस गो विद द वन शॉट रिवीजन, आपको इन सभी पर क्लैरिटी बहुत अच्छी ऐड हो जाएगी। चलिए गाइस, मनोज ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब ये प्रिंसिपल दे के रखा है 6% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, एंड ऑब्टेन किया इतना रुपए, ऑब्टेन किया इतना पैसा मिला, मतलब ये आपको अमाउंट दे के रखा है। एट व्हाट फॉर व्हाट टाइम द मनी वाज इन्वेस्टेड। सर समय निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कितना इन्वेस्ट किया 12,000, किस रेट से इन्वेस्ट किया 6%, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया ये निकालना है। कितना ब्याज कमाया अमन सर, उसका पैसा हो गया 14,880, ये तो अमाउंट है, अमाउंट से माइनस कर दो प्रिंसिपल 12,000, मतलब कमाया कितना 2880। तो गैस कितने समय में कमाया होगा 2880 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड किया 12,000 को उधर और डिवाइड किया मैंने 6 से, तो गैस आपका टाइम आ गया 4 साल। गैस टाइम आ गया आपका यहाँ पे 4 साल। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, सर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना इफ द प्रिंसिपल दे के रखा है एंड रेट एंड टाइम्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स है वो इसका एक टाइम है, 2 रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के, तो उसमें से एक रेट है एक टाइम है। अब सर किसको लेंगे रेट, किसको लेंगे टाइम। अरे भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल 2,000, अरे रेट इंटू टाइम करना है, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर विल बी सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स फाइंड द रूट्स। सर एक्स स्क्वायर, 30 का एलसीएम लेंगे 6 and 5, सर -6x - 5x + 30 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x - 6, 5 कॉमन ले लिया, x - 6, पूरे से x - 6 कॉमन ले लिया, x - 5 इज इक्वल टू 0। 2 रूट्स आ गए, एक तो x इक्वल्स टू 6 और एक तो x इक्वल्स टू 5। सर इसमें एक को मान लो रेट, किसी एक को मान लो टाइम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, जीनी बुक में मैंने करवाया हुआ है आपको। सर प्रिंसिपल इंटू रेट 6% इंटू टाइम 5 साल, कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5, गाइस यू विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट एज 600 रुपीज, जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एवरीबडी गाइस आगे बढ़ जाएं। अगेन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीनी बुक में किया होगा। इफेक्टिव रेट को सिर्फ 2 चीजों से फर्क पड़ता है, आपका नॉमिनल रेट कितना है और आपका कन्वर्जन पीरियड कैसा है। ना तो इसको नंबर ऑफ ईयर से फर्क पड़ता है, या तो कितना पैसा बैंक में डाला उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये डज नॉट अफेक्ट बाय द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल रेट से फर्क पड़ता है और कन्वर्जन पीरियड से फर्क पड़ता है। यदि कल को ऑप्शन देता कोई नंबर ऑफ ईयर्स, तो यह याद है कि नंबर ऑफ ईयर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से ही फर्क पड़ता है। चलिए गाइस, अगेन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एन्युटी दिया है, इज मेड एनुअली फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है, सर एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू निकालना, लेट्स अप्लाई द ट्रिक। सर फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक होती है 1 + इक्वल्स टू आर रेट 9 R/100 + 1 × 1। कैसे आपने 1 + इक्वल्स टू से शुरू किया था, तो आप इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे, अब एक कम, कितने साल हैं दोस्तों 8 साल, तो इक्वल्स टू 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 5,000 रुपए, आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया 55, हाँ 55142। एवरीबडी गाइस 551422, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सपोज योर पेरेंट्स डिसाइड्स टू ओपन एन PPF अकाउंट, ओपन करने का डिसीजन लिया इन अ बैंक टुवर्ड्स योर नेम विथ 10,000 रुपए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे पढ़ के समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ड्यू का है। 10,000 एक रेगुलर पेमेंट है, ये एन्युटी है। मैं तो वेट कर रहा हूं कि सवाल प्रेजेंट वैल्यू का निकलेगा कि फ्यूचर वैल्यू का।
गाइस फॉर नेक्स्ट ईयर, अरे यार ये गलत है, टाइम मिसिंग, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, 10 साल 15 साल कुछ तो देता है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन भी अपने आपके आईसीएसई मॉड्यूल का है, हमने भी किया हुआ है क्लास में गाइस। ईयर्स मिसिंग है, आप निकाल लोगे। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, पर मैं को रिवाइज करा दूं। वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत होती है R/100+1, पर सिंस ये ड्यू है तो 1 + इक्वल टू से शुरू करना। ईयर्स मिसिंग है दोस्तों, मुझे एक्जैक्टली ईयर्स याद नहीं आ रहा, वरना वो ईयर लेकर के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। सर फिर से एन्युटी दे के रखा है, मुझसे फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है फॉर 12 ईयर्स, कंपाउंडिंग 5%। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमन सर फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक 1 + इक्वल्स टू आर कितना 5 R/100+1 × 1 इक्वल्स टू कितने बार 12 साल, तो इक्वल्स टू 12 बार ना जी जा 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GT मल्टीप्लाई बाय तुच्छ सी एन्युटी 2500 रुपए। आपका आ गया गाइस 39,792 है दोस्तों। आई थिंक कहीं भी ऑप्शन नहीं देके रखा है इतना 39,790। यस बिल्कुल आप ऑप्शन बी को टिक मारिए, 1 या 2 रुपए की वजह से आंसर को चेंज मत कर देना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए CAGR निकालना है। अमन सर CAGR का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इसकी पावर 1/n। जब भी डेटा टेबल के फॉर्मेट में देता है तो नंबर ऑफ ईयर्स से एक कम कर देना, क्योंकि हम कंपाउंडिंग ईयर्स लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ही दे के रखा है तो -1 मत करना। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जितने साल अपने ब्याज कमाया, लेकिन टेबल के फॉर्मेट में देखो ब्याज अपने 1 2 3 4 साल कमाया। आप जब ऐसे काउंट करते तो दिखते हैं 5 साल, लेकिन पैसा कंपाउंड कितने साल हुआ 4 साल, इसलिए एक कम करते हैं हम लोग। तो गाइस इसकी पावर आ गया 1/4 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। सर पूरा काम कैलसी में करते हैं हम इसके बाद। आइए दोस्तों 90 डिवाइडेड बाय 40। सर इसकी पावर 1/4 लेना है, 1/4 मतलब 2 बार रूट का बटन दबा दो, 1 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस 22.47, एवरीबॉडी विथ मी। सर 22.47 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएं दोस्तों। यस सर फिर से CAGR का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2025 का क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक आधा आगे और पीछे अटेम्प्ट हो रहा होगा। सर ये हमने अभी रिवीजन बुक में भी किया है हमने, और जीनी बुक में तो किया ही किया है। सर चलिए अगेन करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 4 लाख रुपए लगाए थे, इसकी पावर 1/n। नंबर ऑफ ईयर्स यदि आपको टेबल के फॉर्मेट में देके नहीं रखा है, 24 साल में 24 महीने में कितने साल 2 साल, तो नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी नंबर ऑफ ईयर्स 1/2 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। आइए पूरा काम हम फिर से कैलसी में करके देखते हैं। सर 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये जो भी आया सर इसकी पावर 1/2 मतलब रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 100। 22.4 गाइस, 22.4 कह दो 47 कह दो, आंसर इज सेम। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। हर साल कितना पैसा इज एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा अलग करूं, एन्युटी मांग रहा है। सो एक्यूमुलेट 6 लाख, 10 साल के बाद 6 लाख रुपए चाहिए, बैंक बैलेंस 6 लाख चाहिए, हर साल कितना पैसा अलग करूं, फ्यूचर वैल्यू से एन्युटी। लेट्स अप्लाई द ट्रिक। अमन सर फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत 1 + इक्वल्स टू R/100+1 × 1 इक्वल्स टू कितने बार 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GT। इसको धरना है ना जी ना, इससे किसी और को M प्लस किसको 6 लाख डिवाइड बाय MRC। कंफर्मेशन कॉल इसी से डिवाइड करना है, मैंने कहा हाँ। गाइस 37,647 ध्यान से देखना, 467 एंड 647 बोथ आर सेम, दिखने में एक जैसे लगते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर अल्फाबेट से ज्यादा मुझे कुछ कम सेलेक्ट करके अरेंज करना है। दिस विल नॉट ट्रिगर द लॉजिक नंबर 5। लॉजिक नंबर 5 ज्यादा तब ट्रिगर होता यदि यहाँ पे आइडेंटिकल्स होते, पर यहाँ पे कोई आइडेंटिकल नहीं, सब 6 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है 6P4। पूरा काम कैलसी में 1 2 3 4। सर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे C नहीं P है। 360 इज द राइट आंसर। एवरीबडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। सर नंबर के केस में आपने हमें हिदायत दी थी ऑलवेज ड्रॉ द प्लेसेस फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट ये अमन सर यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। प्रॉब्लम ये अमन सर देयर आर आइडेंटिकल्स, लेकिन आपको 6 में से 6 के 6 सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो आइडेंटिकल्स आ भी गए तो लॉजिक नंबर 5
ट्रिगर अभी भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सिंस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स फॉर्म करने हैं, तो लॉजिक नंबर 1 के अनुसार अरेंजमेंट के करने के बाद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट को हटा देना। सर आपको 6 डिजिट्स फॉर्म करने हैं, 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ गया तो नंबर विल बी 5 डिजिट। सो 0 नहीं आ सकता तो कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई एक आ गया होगा, जो आ गया वो नहीं आ सकता, लेकिन अब 0 आ सकता है, वापस से 5। गाइस अब बताइए 4 3 2 1। गाइस मल्टीप्लाई देम 5 इंटू गाइस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका हो गया दोस्तों 600 डिवाइड बाय, हमने अमन सर गलती से यहाँ पे 2 1 को अरेंज कर दिया, एक जैसे दिखने वाली वस्तुओं को अरेंज कर दिया। जब 2 1 आपस में अरेंज होंगे, कोई नया अल्फाबेट नहीं बनेगा, कोई नया वर्ड नहीं बनेगा, कोई नया नंबर नहीं बनेगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। हमने 3 ए को भी अरेंज कर दिया, उसके हमने 3 2 को भी अरेंज कर दिया एक जैसे, उसके भी अरेंजमेंट को हटाया, divided by 2 divided by 3 factorial is 6, as you will get the answer as 50, the answer will be 50। everybody option A must be the right answer। इसका भी लोगों ने कहा 110 देके रखा है, मुझे कहीं से 110 तो राइट नहीं दिख रहा, बाई एनी चांस मुझसे कुछ छूट गया होगा और मुझे मेरे नॉलेज में आता है तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा, बट यस 50 इज द राइट आंसर। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, हर एक क्वेश्चन के पास 4 चॉइस है। द नंबर ऑफ वेज टू फेल, ही फेल्स टू गेट ऑल द करेक्ट आंसर। क्या सारे के सारे आंसर करेक्ट होने के एक ही तरीका है कि सब करेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब आपको चारों के चारों पेन को उठाना एक ही तरीका कि चारों के चारों पेन को उठा लो। टोटल कितने तरीके हैं सर, देखो 1 2 3 4, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, ए बी सी डी को भी टिक कर सकते हो, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। सर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 4 तरीके, इसको भी सॉल्व करने के 4 तरीके, इसको भी सॉल्व करने के 4 तरीके। कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 1 2 3 4, सर टोटल 256 तरीके हैं। सारे तरीके आ गए, इसमें सारे सही होंगे, सारे गलत होंगे, एक सही होगा, दूसरा गलत होगा, 2 सही होंगे, बाकी 3 गलत, 3 सही होंगे, सब सब आ गए। सर एक ही तरीका है जब सारे के सारे सही होंगे, देखो कोई एक सही होगा कि 4 तरीके, या तो पहला क्वेश्चन सही हो जाए, या दूसरा सही हो जाए, तीसरा सही हो जाए, चौथा सही हो जाए, लेकिन सारे के सारे सही होंगे एक ही तरीका कि सब के सब एक साथ सही हो जाए, और कोई तरीका नहीं है। सर उसको छोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ वेज ही फेल्स टू गेट ऑल करेक्ट आंसर, ही विल गेट ऑल द करेक्ट आंसर इन ओनली वन वे, वो वाला तरीका माइनस कर दिया, तो 255 तरीके वो हैं, उसको जब सारे करेक्ट नहीं है तो एक करेक्ट है, या तो 2 करेक्ट है, या तो 3 करेक्ट है, तो एक भी करेक्ट नहीं, वो वाले केस होंगे, कभी एक करेक्ट है, कभी ए और बी करेक्ट है, कभी बी और सी करेक्ट है। एक ही तरीका जब सारे के सारे करेक्ट होंगे तो वो तरीका माइनस कर दिया, तो वो तरीके बच गए जिसमें सारे के सारे करेक्ट नहीं होंगे, या तो एक भी करेक्ट नहीं होंगे, या तो एक करेक्ट होगा, या तो 2 करेक्ट होगा, या तो 3 करेक्ट होगा। गाइस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस 255 नॉट 256। चलिए गाइस, एवरी पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर, टोटल हैंड शेक हुए 105। मैंने आपको समझाया था गाइस, एक बार हैंड शेक करने के लिए चाहिए 2 लोग, कितने में से पता नहीं। अमन सर ये देख के रखा है 105, मैंने राम से हाथ मिलाया तो राम ने मुझसे हाथ मिलाया, इट शुड बी काउंटेड एज 1, इसलिए यहाँ पे NC2 यूज होता है, ना कि NP2। अमन सर अब हम ऑप्शन से क्वेश्चन जाएंगे, देखते हैं कि किसका आंसर 105 आता है। मैंने 15 पुट करके देखा यहाँ पे, 15C2 को सॉल्व कैसे करते हैं हम अमन सर, 15 इंटू 14, 2 स्टेप पीछे गए, डिवाइड बाय 2 किया, बधाई हो ऑप्शन ए ही आपको 105 इज इक्वल्स टू 105 दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी, दोस्तों मैंने आपको समझाया था, हिदायत दी थी, मत जाना फॉर्मूले के चक्कर में, मैंने बहुत ही प्यारी ट्रिक दी थी आपको, a प्लस इक्वल्स टू देन r इंटू ए इक्वल्स टू दबाते जाओ, तब तक इक्वल्स टू का बटन दबाना जब तक आपको 0 ना मिल जाए। सर कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो आता है आगे वाला टर्म -8 डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म डिवाइड बाय 10। सर कॉमन रेशियो है मेरा माइनस में 0.8। अब देखिए कितना प्यारा मैजिक हम करने वाले हैं। सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी, दोस्तों ट्रिक आपको पता होनी चाहिए थी, मैं मान के चल रहा हूँ ट्रिक आप सब लोगों ने लगाई होगी, कदो ये तुमने ट्रिक नहीं लगाई है ना तो पूरी मेहनत पानी में फेर क्या है एग्जाम में। गाइस a प्लस इक्वल्स टू देन r इंटू ए, आर क्या आपका 0.8 ना जी ना, -0.8, r इंटू ए इंटू 10, r इंटू ए इज इक्वल्स टू, सर इक्वल्स टू का बटन दबाते जाइए जब तक आपको 0 ना मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव से शुरू हुई ना सीरीज, तो टाइम ज्यादा लग रहा है वरना अभी तक तो आ जाता है।
टोटल चाहिए जीटी। सर द सम विल बी 5.55 5.55। दोस्तों ये ट्रिक्स मैं सिखा चुका, अभी वक्त सिखाने का नहीं, अभी डिस्कस करने का चल रहा है। सर आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 5.55 दे रहा है। ऑप्शन ए चेक करो, 50 डिवाइडेड बाय 9। सर 5.55, ये लो जी लो, हो गया क्वेश्चन। आइए अमन सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर nth टर्म का फॉर्मूला दे के रखा है एपी का, उस एपी के 20 टर्म तक का फॉर्मूले का सम निकालिए। अरे पहले एपी तो पता कर लें। सर हमें इक्वेशन फॉर्मूला दे रखा है, लेट्स फॉर्म द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉर्मूला। सर nth टर्म का फॉर्मूला है, व्हाट इज द खूबी, क्या खास बात होती है nth टर्म के फॉर्मूले की, प्लेस पुट करने पर मुझे देता है उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। मैंने यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, मुझे मिल गया पहली प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। मैंने n की जगह 2 पुट किया, 3 2 जा 6, सॉरी 2 पुट किया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। मैंने पुट किया थर्ड प्लेस, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। सर मैंने जब प्लेस पुट किया तो मुझे मिल गया उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। मैंने फॉर्मूले से कैसे बना ली सीक्वेंस। मुझे ये एपी है अमन सर, ये कह रहा है इस एपी के 20 प्लेस तक का सम निकालो। सम का फॉर्मूला होता है अमन सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20 प्लेस तक का सम निकालना है। 2a 2 इंटू 3 कितना 6 प्लस n-1 20 - 1 19। कॉमन डिफरेंस कितना है 2। गाइस लेट्स गेट द आंसर एवरीबॉडी। 19 इंटू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2, 440 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस विथ मी। अरे अच्छा यहाँ पे 440, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बन गया होगा। यार बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको आप LDR लगाओ, पर मैंने आपको सिखाया है, आपको वेरिएबल से लगता है डर, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। वी आर हैविंग अमन सर हाई फियर ऑफ वेरिएबल्स। यदि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका दिमाग सबसे पहले ही अपने बेस्ट अप्रोच को सोचेगा, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक। कह रहा है ABC आर इन AP, P एक अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच में। देखो मैंने क्या किया, आप एक बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है 1 2 3 मानता है, मान लो 1 2 3 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या हो यदि मैं 2 3 को छोड़ दूं 4, 5 को छोड़ दो 6। ऐसा मानने से पता है क्या हुआ, यदि आपने एक KP मान लिया ABC, जो P है ना, क्या कह रहा है, P अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच में, A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन। दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। सर ये आ गया 3 इसलिए तो छोड़ाया था जानबूझ के। सर Q इज द अर्थमेटिक मीन, Q जो है इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है, B और C के बीच का। 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। सर तो ये आ गया मेरा Q है इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन, वो आ गया 5। जान मुझे छोड़ा था ना एक एक नंबर, अर्थमेटिक मीन क्या मिसिंग नंबर ही तो आएगा सर। लेकिन मान लेते किसी स्टूडेंट ने 1 2 और 3 मान लिया होता, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे भी क्या आता ABC, इसके बीच का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते आप, P, वो आपका आता 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 3 डिवाइड बाय 2, ये आपका 1.5 डेसिमल में आता। Q आपका आता 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, वो आपका डेसिमल में 2.5 आता। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्या मान रहा था, अब ये तो मैंने निकाल लिया, क्या कह रहा है, देन वैल्यू ऑफ B। सब मेरे हिसाब से यदि मैं अपना पूरा क्वेश्चन देखूं तो मेरे हिसाब से B का वैल्यू नंबर के फॉर्म में होना चाहिए था 4। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 4 देगा। मैंने ऑप्शन में पुट किया P की जगह पे 3, Q की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 5 डिवाइड बाय 2। बधाई हो जी बधाई, आपको 4 मिल गया, तो ये वाला ऑप्शन सही। यदि दोस्तों आपने इसको राइट माना होता, आपने ऐसा कुछ माना होता, तो आपके हिसाब से B का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। चेक करते हैं P और Q का वैल्यू पुट करके, P की जगह पे 1.5, Q की जगह पे 2.5 डिवाइडेड बाय 2। ये लीजिए दोस्तों आपको 2 मिल गया, यहाँ पर आपको B का वैल्यू 2 मिल गया। दोस्तों ये था आपका बेस्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने का। दोस्तों आपने हाथी मार लिया तो चीटी है दोस्तों, चीटी। हमने अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक से कितने P टर्म इज Q, Q टर्म इज P, कितना टफ वेरिएशन किया। एंड यस ऐसे वेरिएशन एग्जाम में आते हैं, जब आते तो कुछ नए भी आते, कभी कभी जो पुराने रिपीट टेलीकास्ट भी हो जाते हैं, इसलिए रट्टा मार के मत जाओ, इसको अच्छे से समझ के जाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सम ऑफ द वाई यार, देखो अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना चाहूंगा। मैंने आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कभी एपी में मान रहा, तो मैंने कहा था A मानना, A + D मानना, A - D मानना। लेकिन यदि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कभी मानने पड़ गए, इसके बारे में हमारी बात नहीं हुई थी, तो दोस्तों मैं आपको इसमें लिखवा दूं एक बार, आप मानना A + D, पीछे मानना A - D। में इसमें आपको ना
एक अभी जितने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, मैं आपके एक्स्ट्रा क्लास लेकर के 3-5 तक का समझाऊंगा कैसे मानते हैं। कल को ये ना बोल के 5 आ गए तो कैसे करेंगे, मैं उसी सिखाऊंगा, ठीक है। 4 मानना है तो आगे मानना a+3d और पीछे वाला मानना a-3d। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है द सम ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लगाओ एलडीआर, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। मैं से कुछ और वेरिएशंस भी कराऊंगा, अब आपको मेरा मन हो गया है दोस्तों सुनना। पहले डिस्कस करते हैं द सम ऑफ टू एक्सट्रीम नंबर, दो एक्सट्रीम नंबर का जो सम है वो है 8। अब सर हमारे जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं उसका सम मार के देखते हैं बाजू में, a-3d सम मारना है प्लस a+3d, इसका जो सम है वो है 8। दोस्तों -3d से 3d कट गया तो 2a का वैल्यू आ गया 8, तो a का वैल्यू आ गया 4। चलो बधाई हो, आपने a तो निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू मिडल, दोनों बीच वाले का मल्टीप्लाई करोगे, a - d इंटू a+d क्या हो जाएगा, a² माइनस b² दैट इज d²। ये 15 दे के रखा है दोस्तों। a² मतलब कितना, 4 का स्क्वायर का 16, ठीक है ना, एक ही जगह पुट करोगे, 16 - 15 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो d² का वैल्यू 1 आया, तो यहां से d का वैल्यू ही 1 हो गया। दोस्तों आपने बहुत स्मार्ट तरीके से a और d को निकाल लिया। आइए कह रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, आइए a और d का वैल्यू पुट करके सबको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अमन सर आपका जो यहाँ पर नंबर बना, अमन सर a+d कितना बना, 4 + 1 5 बन गया, ये सॉरी आपका यस ये आपका 5 बन गया, ये 4 - 1 ये आपका 3 बन गया, ये आपका सबसे बड़ा नंबर बन रहा है 4 + 3 ये आपका 7 बन गया। तो सबसे बड़ा नंबर बना आपका 7 और सबसे छोटा नंबर ये बनेगा आई थिंक 4 - 3 ये आपका बन गया 1। तो दोस्तों आपकी जो एपी बनी वो आपकी बन गई 1 3 5 7, 1 3 5 7 और सबसे बड़ा नंबर मांगा था, इसीलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए डी। दोस्तों यदि मैंने आपको यहाँ पे ये याद करवाया था, यदि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कभी मानने हैं तो पहले मानना a, फिर मानना a+d और पीछे मानना a-d। तो 4 नंबर मानने हैं तो a मत मानना, a+d a-d, a+3d a-3d। 5 नंबर मानने तो कहता हूँ a+d a-d, पर 3 मत, अब 2 से बढ़ाओ, a+2d a-2d, देन a+3d सॉरी a+d a-d, a+2d a-2d, ये मैं लिखवा दूंगा आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। तो गैस ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा था। यस 3 क्वेश्चंस के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए बहुत बार पूछा, दिस इज फर्स्ट टाइम गैस 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म भी अपन देखेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये बहुत ही बेस, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन, मतलब सर ये क्वेश्चन तो क्या ही, मतलब अब यहाँ से इजी क्वेश्चन वापस चालू हो गया। देखिए दोस्तों आपको यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब ए यूनियन बी, सर ए और बी का यूनियन लेना मतलब ऑल दी पॉसिबल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, दैट इज 3 4 6। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है सर, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो आ जाएगा 3 4 6 कॉमन एलिमेंट्स 3 4 6 3 4 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप, दोस्तों रिलेशनशिप क्या होता है, ऑल जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं किसी भी एक सेट के, दे आर द ऑल द सबसेट्स आर रिलेशन ऑफ द इट्स सेट्स, ऑल द सबसेट्स आर रिलेशंस टू इट्स सेट, ठीक है। तो दोस्तों बी से ए के जब हम क्रॉस करेंगे, तो बी से ए का जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बनते हैं, p इंटू क्यू। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, जब भी हम दो सेट्स के क्रॉस करते हैं, मैंने आपको आखिरी में लिखवाया है, तो दोस्तों उसके क्रॉस करने पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 इंटू 2 करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे 6। यदि किसी भी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं अमन सर 2 की पावर n 2 की पावर 6 दैट इज 64। तो गाइस जितने भी सबसेट्स होते हैं, all these subsets are a relation of any particular two sets। तो गाइस इसका आंसर 64 हो जाएगा। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सर ये क्वेश्चन में एक एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने यहाँ पे समझा कि इंस्टीट्यूटनेस का आंसर 35 कैसे दिया था, मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या है और क्या गड़बड़ है इसमें। देखिए दोस्तों यदि ये y ये परसेंटेज बाहर ना लगा करके 30 में परसेंटेज का साइन लगा देता तो 35 ठीक होता, प्रोवाइडेड उसको इसको 10 से कम करना पड़ता, ठीक है, मतलब 20 की जगह बैलेंसिंग फिगर 10% करना पड़ता। चलो पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी contested, y% of the total voters vote for A and y plus 30% for the B। दोस्तों क्या कह रहा है, ये रहा दोस्तों कैंडिडेट ए के लिए वोट करने वाले लोग हैं, ठीक है,
और ये बी, दोनों के लिए वोट करने वाली जनता नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। और गैस यदि कोई भी वोट करे तो किसी एक ही के लिए वोट करेगा, वरना तो ऐसे में दोस्तों कभी इलेक्शन में कोई जीत ही नहीं होगी। दोस्तों ए के लिए वोट करने वाले y% लोग हैं, बी के लिए वोट करने वाले y+30% लोग हैं, 20% लोग वोट ही नहीं करते। ये हमको पता है कि टोटल परसेंटेज 100 हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता टोटल का। गाइस y% लोगों ने वोट किया ए के लिए। दोस्तों मैं y+30%, मैं यदि ये बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा होता तो दोस्तों मैं y 1.3y लिखता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिंस y में 30% नहीं करना है, मतलब मान लेते हैं y में टोटल लोग थे 50, ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो b को वोट करने वाले लोग हैं, यदि a को वोट करने वाले 50 हैं तो b को वोट करने के लिए 50 + 30%, 80% लोग वोट करते हैं। मतलब ये 50 का 30, इसमें 30% ऐड नहीं करना है, 50 में 30% ऐड नहीं करना है, मतलब ये ऐसा नहीं है 50 + 30% ऑफ 50 नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का साइन बाहर लगा दिया, ठीक है। यदि इसको 50 कर परसेंट लोग वोट करते हैं तो इसको वोट करने वाले हैं अब 50 तो हो नहीं सकता, मान इसको वोट करने वाले 20% लोग हैं, तो क्या इसको वोट करने वाले 20 + 30, 30 40 50% लोग वोट करते हैं। एब्सोल्यूट ऐड किया दोस्तों, कोई रिलेटिव ऐड नहीं है यहाँ पे। तो सर ये हो गया आपका y% + 30%, ठीक है, या तो y+30% ले दो, वालो ठीक ही बात है, प्लस बैलेंसिंग फिगर 20%, ये टोटल जो है दोस्तों ये है आपका 100। सर तो ये 2y आपका आ गया आपका 50, तो y का वैल्यू दोस्तों आपका आ जाएगा 25। देखो दोस्तों यदि मान लेते हैं, मैं इसको ठीक मानूं भी, अमन सर यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर वोट करने वाले 25% लोग हैं, तो यहाँ पर वोट करने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 25 + 30, 25 + 30, यहाँ पे वोट करने वाले लोग हैं 25 + 30, अमन सर यहाँ पे वोट करने वाले 55% लोग हैं, प्लस 20% लोग वोट ही नहीं करते। इसका टोटल मार्क है देखो, 25 + 20 45, 45 + 55 100%। सर ये वाला ऑप्शन आपको 100% दे भी रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही और ऑप्शन डी गलत होगा। ऑप्शन डी सही होता दोस्तों यदि वो यहाँ पे कर देता 10 और यहाँ पे कर देता y में 30 के y+30%, ना कि टोटल में परसेंटेज का साइन लगाता, ठीक है। दैट इज द एम्बिग्यूटी इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, बताइए। पहले लेक्चर का पहला कंटेंट का क्वेश्चन आ गया, सर सभी एलिमेंट से एक लाइन निकलना चाहिए, ऑल द एलिमेंट शुड मैप एंड ऑल द एलिमेंट शुड यूनिकली मैप। दोस्तों आइए मैं इसको चेक करता हूं पहले। सर यहाँ पे एलिमेंट्स है 4, 3, -11 और 3। चलो ठीक है, 3 दो बार नहीं लिखेंगे सर, 3 दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम आंसर 4 की मैपिंग हो रही है 6 से, 3 की मैपिंग हो रही है 9 से, -11 की मैपिंग हो रही है 6 से। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी एलिमेंट्स मैप हुए, यूनिक मैप हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 की मैपिंग हो रही 11 से भी। ओहो, यहाँ पे बात बढ़ गई, सर एलिमेंट 3 यूनिक मैप नहीं कर रहा, सारे एलिमेंट्स मैप तो किए एक एक, पर यूनिक मैप नहीं किया। यहाँ पे एक 3 की यूनिक मैपिंग नहीं हुई, इस वजह से दोस्तों ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं बन पाया। दोस्तों अब मैं समय बचाने के लिए सीधे सही ऑप्शन को चेक करता हूँ, ऑप्शन सी को। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, सर 2 4 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 3 5 7 5 7 9। आइए चेक करते हैं, सर ये ऐसी मैपिंग दे रहा है गाइस, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट्स मैप हुए, सारे एलिमेंट्स यूनिक मैप हुए गाइस, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। इसी तरीके से दोस्तों ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका भी एक एलिमेंट यूनिक मैप नहीं करेगा और इसका भी एलिमेंट एक यूनिक मैपिंग नहीं करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एवरीबॉडी विथ मी। सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, जो एलडीआर लगवाया वही क्वेश्चन है दोस्तों। सर स्लोप मतलब मुझे dy/dx निकालना है, y का डेरिवेशन दोस्तों dy/dx कितना आ गया 2x - 1। सर मुझे स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, जहां पर y = 2 लाइन इसको कट करती। सर स्लोप तो निकल गया, पर किस पॉइंट पे निकालना है वो नहीं दिया। गाइस ऐसे पॉइंट पे निकालो जहां पे ये लाइन इसको कट करती है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इन ये लाइन इसको कट कर रही है, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। आइए मैंने y की जगह में पुट कर दिया दोस्तों 2, तो ये मेरा बन गया सर 2 = x² - x। जिन लोगों ने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन सीखा है उनको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके ICA मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्लास में बहुत नॉर्मली इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सर x² - x - 2 = 0। सर 2 का एलसीएम लेंगे, 1 बनाना है, x² - 2x - x नहीं, -2x + x - 2 = 0। गाइस हमने x ले लिया कॉमन, x - 2, हमने +1 ले लिया कॉमन, x - 2 = 0। गाइस
From here you will get x minus 2 and here you will get x plus 1 is equals to 0. x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई आपकी 2 और एक x की वैल्यू आ गई आपकी -1. पर सिंस उसने आपसे स्लोप मांगा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 2 लेंगे. हमने यहाँ पे लाके जैसे 2 पुट किया, 2 2 जा 4 -1 as the slope will be 3. The slope will be 3 and the correct answer for this question is option B. उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि आपने पढ़े हो ना दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से बन गया होगा, क्योंकि पहली बात तो ये एलडीआर क्वेश्चन है क्लास का और बहुत ज्यादा डिस्कस किया हमने इस क्वेश्चन को. हमने अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया पर क्लास में पूरा डायग्राम बना के सिखाया था इसको. चलिए गाइस, यहाँ पर आपको कॉस्ट फंक्शन दे के रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है. सर टोटल कॉस्ट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाता है मार्जिनल कॉस्ट का. लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. सर डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 3x² 1/3 आगे है प्लस 4x - 5. सर 3 से 3 कैंसिल हो गया. सर ये बन गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन. पर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है व्हेन x का वैल्यू 5 है. आइए 5 पुट करते हैं. 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 20 -5 गाइस 25 प्लस 20 -5 गाइस मार्जिनल कॉस्ट फॉर आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 का 40. ऑप्शन गलत है दोस्तों, नहीं देके रखा है. द करेक्ट आंसर विल बी 40. बोनस मिलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में. तो पहले पता से गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का बहुत टाइम जाता है, क्रॉस चेक करने में टाइम जाता है. बोनस तो मुझे लगता है इसलिए दे दो कि बच्चे ने किया कि नहीं किया इसलिए दे दो. उसने छोड़ा भी है तो ट्राई करके छोड़ा होगा, ये सोच के दे दो. अब देखते हैं क्या रहेगा. सर द टोटल कॉस्ट का इक्वेशन दे के रखा है एट देन द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे आपका कॉस्ट मिनिमम होगा. सर जब भी हमको वो पॉइंट निकालना रहता है जहां पे कॉस्ट मिनिमम या मैक्सिमम होगा तो हम डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के बराबर करते हैं. आइए दोस्तों हमने इसको डिफरेंशिएट किया. 360 का डेरिवेशन हो गया 0, -12x का डेरिवेशन -12 प्लस पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम. सर ये डेरिवेशन को हमने 0 के बराबर पुट किया. अब दोस्तों हम ये अभी ये चेक करना 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12. ठीक है सर, 3 यूनिट्स पे या तो आपका कॉस्ट मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा. यदि आप दोस्तों उसको डबल डिफरेंशिएट करते तो ये आपका हो जाता 4. यदि आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको मिलने वाली है मिनिमम वैल्यू, और आपसे मिनिमम वैल्यू ही मांगा था. हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको. तो गाइस x इक्वल्स टू 3 आपका कॉस्ट विल बी मिनिमम. अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग, मार्जिनल कॉस्ट देके रखा है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है, देन टोटल कॉस्ट. सर टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते तो मार्जिनल कॉस्ट मिलता है, तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करने पे हमें मिलना चाहिए टोटल कॉस्ट. सर टोटल कॉस्ट का इक्वेशन हो जाएगा 10x माइनस 4x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सर एक कोई कांस्टेंट k आता है, लेकिन ये कांस्टेंट k वही कांस्टेंट होता है दोस्तों जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो गया था. इसने आपको ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है तो आप चुपचाप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं. गाइस 2 2 जा 4, ये 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 500. दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं. 500 यहीं पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. 10x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर आया था यहाँ पे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. दोस्तों एवरीबडी ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ये ऑप्शन डी तो हाइपोथेटिकली कुछ भी बना दिया है. एवरीबडी गाइस विथ मी, आइए. और क्या कह रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू देके रखा है. सर टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल रेवेन्यू मिल जाएगा. लेट्स गेट द एक्चुअल रेवेन्यू. सर 2x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 9 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सर प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो प्लस कांस्टेंट k भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों. 3 3 जा 9, तो आपका एक्चुअल रेवेन्यू बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस के. अब सर अब k का वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस, मैंने आपको समझाया था एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 0, यदि कुछ नहीं बेचा तो कुछ नहीं कमाओगे, तो पुट करते हैं एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 0 मस्ट बी 0. तो जब आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया और एक्चुअल रेवेन्यू को 0 पुट किया तो सिर्फ k बच गया और k का वैल्यू 0 हो गया. इसलिए दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट k नहीं आएगा एंड यू विल हैव द आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब. एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोस्तों जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट चार्जिंग में लगाना पड़ेगा. यदि कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है तो एक बार फटाफट देख लीजिए. गाइस आई हैव टू चार्ज. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे. यस एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आइए.
फाइंड द नेक्स्ट टर्म। भैया इसके लिए मैंने आपको एक ही पैटर्न दे के रखा था, इसका डिफरेंस निकालिए। सर डिफरेंस निकालने में पता लग रहा है यहाँ पर आ रहा है 3। अमन सर यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं गाइस, 14 माइनस 5। पैटर्न दिखता दिखता सा दिख रहा है सर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आपका आ रहा था, यहाँ पर आपका आ रहा है 4 गाइस, यहाँ पर आपका आ रहा है 9। 30 माइनस 14 दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है 16। दोस्तों यहाँ देखिए 55 माइनस 30, यहाँ पर आपका आ रहा है 25। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 91 माइनस 55, यहाँ पर आपका आ रहा है 36। आप सभी को समझ में आ गया होगा सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सर अगला नंबर होना चाहिए 7 का स्क्वायर 49। तो गैस 49 प्लस 31, 49 प्लस 91 अमन सर, द नेक्स्ट नंबर शुड बी 140। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से बन गया होगा। 140 इज द राइट आंसर। आइए फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू निकालना फिर से, मैंने आपको एक ही पैटर्न पूरा चैप्टर करवाया है गाइस। लेट्स गेट द डिफरेंस। सर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8 आ रहा है, और चेक करिए आगे 87 माइनस अमन सर 60, यहाँ पर आपका आ रहा है 27। अब फिर से मुझे कुछ तो पैटर्न दिखना शुरू हो चुका है। सर ये आ रहा है 151 माइनस 87, सर यहाँ पर आ रहा है 64। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब यहाँ पर आना चाहिए 5 का क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब इज 125। सर फिर यहाँ पर आना चाहिए 6 का क्यूब ऐड करके, ये चलो चेक करते हैं। सर 151 प्लस 125 लिखा तो ये आपका आ जाएगा 276। आओ चेक करते हैं। सर 276 में फिर हमने ऐड किया यहाँ पे 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 गाइस 216 ऐड किया, 216 प्लस 276, यस फिर आपको मिल रहा है 492। मतलब यस ये आपका बिल्कुल सही है, 276 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बहुत फालतू लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने लिख के रखा टाइम सेव करने के लिए। सर टूर को इससे कोड किया, क्लियर को इससे कोड किया, स्पेयर को इससे कोड किया। यहाँ पे चेक करने वाली चीज ये है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे भी आर को 4 बोला, यहाँ पे भी आर को 4 बोला, यहाँ पे भी आर को 4 बोला, मतलब गाइस कोई पैटर्न नहीं है। टी को किससे रिप्रेजेंट किया 1 से, सॉरी गाइस टी को किससे रिप्रेजेंट किया 1 से, ई को किससे रिप्रेजेंट किया 7 से, ए को किससे रिप्रेजेंट किया है 8 से, आर को किससे रिप्रेजेंट किया है 4 से, एस को किससे रिप्रेजेंट किया है 9 से। 178 49, 178 49 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेम इज द पैटर्न फॉर नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे पता चल रहा है मुझे, सर ये पता ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर भी आई को आपने कहा है 1, यहाँ पर भी आई को कहा है आपने 1, यहाँ पर आपने एल को कहा है 8, यहाँ भी एल को कहा है 8। गाइस जस्ट नंबर्स आर अलॉटेड एज अ नेम, अल्फाबेट्स को नंबर्स अलॉट कर दिया गया है। सॉरी, यस आई एम सॉरी गाइस, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है थोड़ी सी, सर थोड़ी बोल रहे हो खराब, बहुत ज़्यादा है गाइस। पी किससे हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा आपका सर यहाँ पर पी इज कोडेड एज 3, आई इज कोडेड एज 1, अमन सर एल इज कोडेड एज 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 गाइस। ई इज कोडेड एज 2 एंड आर इज आर 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 कहाँ गया, LIFE आर था यहाँ पे, PILLER, आर इज कोडेड एज 6। सो गाइस 3188 318826 318826, एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सर कहीं कोई गलत तो टिक नहीं कर रहे हैं अपन, नहीं, यस गाइस मैंने ये निकाला 318826, यस एवरीबॉडी गाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑड मैन आउट निकालना है, बहुत ही क्लोज वर्ड्स हैं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों आराम से एक बार में क्लिक कर जाएगा आपको, B+2 CD EF GH +2 से बन गया ये, J KL MN OP +2, सर ये भी +2 से जीत गया, ये भी पूरा +2 से बना है। R ST UV WX, सर ये भी पूरा +2 से बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं Z में प्लस क्या, Z के बाद आता है AB, यस बिल्कुल सही चला सर, A के बाद B के बाद CD, यस D के बाद EF, सर यहाँ पर आना चाहिए था F, यहाँ पर आ रहा है E, तो ये गलत है दोस्तों, दिस वन इज ऑड, तो आपका हो गया ZBDE, एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, डायरेक्शन सेंस पर मैंने आपको नो डायग्राम अप्रोच सिखाया था, एंड यू हैव टू फॉलो द नो डायग्राम अप्रोच। यदि आप इन पे भी डायग्राम्स बनाओगे तो आपका पेपर अपने आप आपको लेंदी लगेगा। चलिए देखते हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, राइट लेफ्ट चलेंगे, नॉर्थ से शुरू किया गाइस, देन ही टर्न्स वेस्ट, अब वेस्ट दे दिया, वेस्ट लिख दिया, देन ही टर्न्स साउथ, फिर साउथ चला, देन फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब एट द एंड ये ट्रैवल कर रहा था ईस्ट पे, कोई बात ही नहीं है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है, आखिरी पढ़ते हैं, इन विच डायरेक्शन इज मार्केट फ्रॉम द हाउस, मतलब आखिरी में मार्केट में आया होगा, स्टार्ट किया होगा हाउस से, ही स्टार्ट फ्रॉम द हाउस एंड आखिरी में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में रीच किया। इन शॉर्ट ये क्या मांग रहा है, इन विच डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द, इन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पॉइंट
विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। कैटेगरी नंबर 3 का सवाल है ये हमारा। गाइस ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रीचेस आफ्टर क्रॉसिंग 30 नॉर्थ 30, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट में टर्न करके 10 चला, ठीक है। देन सेकेंड क्रॉसिंग, देन ही टर्न्स अगेन एंड मूव टुवर्ड्स साउथ, साउथ में 30 चला। दोस्तों नॉर्थ और साउथ कैंसिल हो गया, पूरा ऑपोजिट है। आपके पास बच गया ईस्ट 10। मतलब यदि पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, तो 10 किलोमीटर है। एंड इन विच डायरेक्शन इज मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू हाउस, तो वो है दोस्तों इसका आंसर ईस्ट। एवरीबडी गाइस, यदि आप डायग्राम बनाओगे बहुत टाइम जाएगा, फिर से कह रहा हूं दोस्तों, नो डायग्राम अप्रोच को फॉलो करना है। सर या क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज करेंटली ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अगेन सेम कैटेगरी नंबर 3 का सवाल। दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में चला 65, ठीक है। देन शी टर्न्स टू द लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट लेंगे अमन सर तो आ जाएगा नॉर्थ एंड 25, ठीक है। अगेन शी टर्न्स टू द लेफ्ट, नॉर्थ से आप फिर लेफ्ट लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका वेस्ट एंड वॉक्स 40। एट वॉट, चलो देखते हैं दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट अमन सर सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन ईस्ट में आपका बच जाएगा 65 माइनस 40 किया तो यहाँ पे ईस्ट में 25 बच गया आपका और नॉर्थ में 25 बच गया। दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैंसिल पूरा नहीं हो रहा है, पूरा सेम यूनिट होता तो कैंसिल होता। अमन सर ये बात तो पक्की हो गई कि इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सर 25 नहीं, जब मल्टी डायरेक्शन बच जाता है तो मैंने कहा था दोनों का पाइथागोरस लेना। 25 का स्क्वायर 625 प्लस 625, इसका अंडर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा सर 625 प्लस 625, इसका रूट लेंगे तो 35.35 आ जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज 35.35 और जो डायरेक्शन है दोस्तों वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों यदि आपने डायग्राम बनाया होगा तो दोस्तों काफी टाइम लग गया होगा। गाइस मेक श्योर चेंज योर अप्रोच। अब सर बहुत पेपर लेंदी आता है लेंदी, हमेशा लेंदी आएगा यदि आपके अप्रोच से सही नहीं है तो। गाइस मिस्टर एक्स वॉक्स, चलो पहले आखिरी का पढ़ते हैं। इन विच विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से डिस्टेंस मांग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से कैटेगरी नंबर 3 का सवाल। मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर नॉर्थ, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों ईस्ट नॉर्थ और साउथ सब्ट्रैक्ट होगा, नॉर्थ में बच जाएगा, कितना बच जाएगा 14 माइनस 8। गाइस 14 माइनस 8 अमन सर नॉर्थ में बच गया 6 किलोमीटर और वेस्ट में बच गया 8। तो डिस्टेंस डायरेक्शन क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंडिंग पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट तो होगा ही होगा। अब हमारे सर मल्टी डायरेक्शन बच गया, फिर से आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 100, तो ये आपका हो जाएगा 10। एवरीबडी का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इसको यार, गलत मत करना प्लीज। दोस्तों सुनीता वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम, फिर से वही कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। गाइस शी वॉक्स 30 किलोमीटर ईस्ट, शी टर्न्स राइट टर्न, ईस्ट से राइट टर्न लेंगे अमन सर तो आ जाएगा साउथ, साउथ में चले 40, देन शी टूक अ लेफ्ट टर्न, साउथ से लेफ्ट मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट में आ गए अमन सर हम 30। तो आपके पास ईस्ट का बच गया 60 मीटर और साउथ बच गया 40 मीटर। अमन सर पर सिर्फ डायरेक्शन मांगा है, सिर्फ डायरेक्शन मांगा है, डिस्टेंस नहीं मांगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। एवरीबडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। एवरीबडी गाइस हियर वी आर डन विद द 10 क्वेश्चंस ऑफ द एलआर, और आपको पता भी नहीं चला कि आपने 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस कर लिए। गाइस एवरीबडी विथ मी। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूम करता है, तो उसको छोड़ करके एग्जाम में आगे बढ़ना, पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम आगे चलो डिस्कस करते हैं। 6 पर्सन MNOPQ आर सिटिंग इन 2 रोज, हमारे सर 2 रोज बना लिए हमने यहाँ पे। चलो बात करते हैं, ठीक है। 3 पर्सन इन ईच, तो दोस्तों आप यहाँ पे वैसे 3 पर्सन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। 2 रो, लेकिन सिंगल रो रहा तो कभी भी पहले डायरेक्शन लोग मत बनाना, ठीक है। ठीक क्या कह रहे हैं, बोथ रोज, ठीक है, बोथ रोज। आगे बढ़ते हैं। 3 बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू किसी भी रो के एंड पे नहीं बैठा, मतलब क्यू किसी ना किसी जगह पे सेंटर पर बैठा है, तो मैंने क्यू को यहाँ पे किसी एक जगह पे सेंटर पे बैठा दिया, ठीक है। पी इज, दोस्तों यहाँ पे ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये हमेशा बना लिया करो, यहाँ पे ये है राइट और ये है लेफ्ट, ताकि सोचना ना पड़े आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, गाइस P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अमन से लेकिन अभी R के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसको मैंने होल्ड करके रखा। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। O इज नेबर ऑफ
गाइस ओ जो है वो नेबर है क्यू का, या तो यहाँ पे ओ है या तो यहाँ पे ओ है। इससे मुझे ये क्लियर आ गया कि यदि यहाँ पे एक जगह पे ओ आएगा तो पी और आर के लिए दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं बची, मतलब पी और आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, गाइस लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर, इसका मतलब दोस्तों आर को आपको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब R का सेकेंड लेफ्ट आएगा यहाँ पे दोस्तों, आ गया P। ये लीजिए दोस्तों, ये पूरा आपका बन गया। गाइस कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने पूरा गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी गाइस, दिस इज माय मिस्टेक। दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। दैट्स व्हाई गाइस, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज कर लो बस। यस गाइस, क्या कह रहा था, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। यहाँ पर लेफ्ट, इसके सेकेंड लेफ्ट पे बैठा अमन सर, P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। चलिए सर ये भी आ गया। अब क्या था, O इज नेबर ऑफ Q, अमन सर या तो O यहाँ पे है या तो यहाँ पे, चेक करेंगे। एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, डायगोनली ऑपोजिट टू P, गाइस डायगोनली ऑपोजिट टू P यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पर बैठा है दोस्तों आपका O। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आगे बात करते हैं। ओके नाउ ऑपोजिट, n इज नेबर ऑफ r, n इज नेबर ऑफ r, तो n के लिए एक ही जगह बची, बच गया दोस्तों m, तो m को यहां पर बैठा दो। क्या पूछ रहा है, हु इज इन फ्रंट ऑफ n, n के फ्रंट में कौन बैठा है, n के फ्रंट में दोस्तों बैठा है q, तो q इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी, आइए। 5 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, बना देते हैं दोस्तों। अमन सर यहां पर बना लिया राइट, यहां पर बना लिया लेफ्ट। आइए बात करते हैं, 5 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। दोस्तों जस्ट अ मिनट, मैं इसको रेफर कर रहा हूं ताकि मल्टीपल डायग्राम्स ना बनाना पड़े, ठीक है। S इज टू द लेफ्ट ऑफ N, अमन सर कहीं भी N को बैठा लो, चलो यहां पे बना लेते हैं N को। चलिए गाइस, S इज टू द लेफ्ट, N इज टू द लेफ्ट ऑफ N, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो S इज, सॉरी गाइस, S इज टू द लेफ्ट ऑफ N बन गया अमन सर, एंड टू द राइट ऑफ B, और ये जो S है राइट में बैठा है B के, चलिए हो गया। M इज टू द राइट ऑफ N, M जो है राइट ऑफ N है, तो यहां पर आ गया M। गाइस M इज टू द राइट, M इज टू द राइट ऑफ N, ठीक है। R इज बिटवीन M एंड N, R इज बिटवीन M एंड N। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा M इज टू द राइट ऑफ N, M जो है सर राइट में बैठा है, पर उसने इमीडिएट राइट नहीं बोला था, मतलब इसके बीच में कोई आना चाहे तो आ सकता है, और बोल दिया फिर उसके बाद R इज बिटवीन M एंड N, हो गया। क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग राइट टू द R, राइट टू द R में कौन बैठा है दोस्तों, M। एवरीबॉडी गाइस, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका M। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 प्लेयर्स नेम्ड ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ। ओहो भाई साहब, इस बार साउथ पे फेस करवाना है, तो राइट लेफ्ट में थोड़ा सोचना पड़ता है, गलती ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं। सर वैसे तो ये राइट होता है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो फेसिंग साउथ था, फेसिंग साउथ, ठीक है। आर वेटिंग टू बी इंटरव्यूड बाय एन सेलेक्टर, द पर्सन C इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, ओके। इमीडिएट नेबर जो C है दोस्तों, C इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B। अब दोस्तों दो सिचुएशन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है A एंड B, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है A एंड B। मैंने यहीं पे बना के रख लिया, एक बार के मल्टीपल डायग्राम नहीं बनाता, ठीक है। द पर्सन A इज फोर्थ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड, गाइस यहां से राइट हैंड से फोर्थ पर्सन है A। यदि आपने इसको ही A कह दिया और फोर्थ पर्सन बनाना है तो 1 2 3 लोग बनाना पड़ेगा। यदि आपने यहां पे 3 बना दिया, 3 4 5 6 लोग हो जाएंगे, जबकि दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं। इसका मतलब यहाँ पर A नहीं बैठ सकता। अमन सर यदि A को यहाँ पे लेंगे तब जाकर के 1 2 3 4, यस अमन सर पहला वाला डायग्राम एलिमिनेट हो गया, पहला वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया। अमन सर यहाँ पे A को बैठा दिया और हम राइट प्लेस काउंट करेंगे तो टोटल 6 जगह बन जाएगी, जबकि बैठने के लोग 5 हैं। क्या कह रहा है गाइस, पर्सन A इज फोर्थ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड। सर ये फोर्थ पर्सन है, एक देखते हैं एवरीबॉडी गाइस, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे एक जगह और आएगी अमन सर, और राइट हैंड से जो फोर्थ जगह 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे दोस्तों एक जगह और बच गई, वो डेफिनेटली यहाँ पर आना पड़ेगा वरना A की पोजीशन बिगड़ जाएगी। चलो ठीक है, बात करते हैं। E इज टू द राइट ऑफ B, गाइस E इज टू द E इज टू द राइट, हाँ सॉरी E इज टू द राइट ऑफ B, दोस्तों राइट यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। E इज टू द राइट ऑफ B हो गया। अब दोस्तों बचा कौन है, A B C, A चला गया B C D
डी बच गया बस। तो दोस्तों यहां पर बैठा हुआ है आपका डी। चलिए बात करते हैं, ओके, वेयर इज ई सिटिंग, ई कहां बैठा हुआ है, चलिए ई की पोजीशन को देखना है। फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, ना जी ना, तो राइट के एंड के कॉर्नर में बैठा है, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, ना जी ना, फोर्थ फ्रॉम राइट एंड में तो ए बैठा है, ये भी गलत हो गया। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यदि लेफ्ट हैंड से काउंट करें 1 2 3 4 5, हाँ ई फिफ्थ बैठा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो डेफिनेटली गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बार मतलब सिटिंग अरेंजमेंट लेंदी हो सकता है एग्जाम में, बट टफ नहीं आया इस बार गाइस। एमटीपी पर गाइस, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, गाइस फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ पर फेस करने वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो समझ जाइए पूरा क्वेश्चन पेपर ही इजी आ गया। सर राइट लिख दो यहाँ पे, यहां पर आप लिख दो लेफ्ट। चलिए बात करते हैं, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, गाइस सी इज सिटिंग बिटवीन, गाइस ए, दो सिचुएशन बन सकती है अमन सर, यहां पे ये हो सकता है ए एंड ई, या तो अमन सर ये भी हो सकता है ए एंड ई। देखते हैं जैसे ही कोई एलिमिनेट होगा अपन एलिमिनेट कर देंगे। चलो बात करते हैं, B इज इमीडिएट राइट ऑफ E, गाइस B इज इमीडिएट राइट ऑफ E। दोस्तों यदि मैं यहां पे E को देखूं, ये वाला E, तो इमीडिएट राइट में जगह है, लेकिन दोस्तों यदि मैंने इसको मैं देखूं तो यहाँ पे तो ये इसके इमीडिएट राइट में जगह ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोस्तों तीनों आएंगे साथ में आएंगे, क्योंकि C इज बिटवीन होना चाहिए A एंड D। तो दोस्तों डेफिनेटली ये वाला डायग्राम अप्रूव हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मेरा जो डायग्राम अप्रूव हुआ वो हुआ सर, यहां पे है E, यहां पर है A। चलिए एवरीबॉडी विथ मी। दोस्तों अपना जब मल्टीपल डायग्राम बनते हैं तो एक को पेंसिल से बना लिया करो दोनों को, और फाइनल बना देगा उसको अप्रूव कर दिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, आंसर तो बी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये आ गया। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड में नहीं बैठेगा, यहाँ पे राइट एंड में एफ नहीं बैठेगा, चलो ठीक है याद रखेंगे। बट डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट, कौन, डी जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ई है। ये यदि ई का लेफ्ट देखे तो 1 2 तीसरा, तीसरा लेफ्ट जो है यहां पर कौन बैठा है दोस्तों, डी। इसने वैसे भी कहा था कि डी किसी एंड पर नहीं बैठा, इसने ये भी कहा कि एफ इस एंड पे नहीं बैठा, तो डेफिनेटली एफ को दोस्तों यहां पे एंड में बैठना पड़ेगा, क्योंकि एफ राइट एंड में नहीं बैठा और डी इस लेफ्ट एंड में नहीं बैठा, किसी भी एंड में नहीं बैठा, तो एफ को इस एंड पर ही आना पड़ेगा। दैट्स इट, पूरा डायग्राम बना लिया। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, दोस्तों सी का जो है इमीडिएट लेफ्ट कौन है, इमीडिएट राइट है ई, इमीडिएट लेफ्ट है ए। तो सर इस क्वेश्चन में भी लोगों ने मुझे एम्बिग्यूटी बताई, यस इसका आंसर ए होगा। यदि इमीडिएट राइट कहता तो दोस्तों आंसर इसका ई हो सकता था। यस गाइस हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया, डोंट नीड टू वरी अबाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 6 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन अ सर्कल, 6 लोगों को सर्कल बना दो दोस्तों, आओ बना लेते हैं। अमन सर 1 2 3 4 5 और दोस्तों ये रहा आपका 6। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमन सर क्या कह रहा है, T is not seated between Q and S, instead T जो है Q और S के बीच में नहीं, बात याद रखना ठीक है, between, लेकिन between इंस्टेड दो किसी और लोगों के बीच में है, तो T और Q और S के बीच में है ही नहीं, Q और S के अलावा किसी और के बीच में, ठीक है। अब इसको तो बना नहीं सकते, तो कंडीशन है P is positioned, चलिए दोस्तों बना लेते हैं। ये है अमन सर राइट हैंड, ये है दोस्तों हमारा लेफ्ट, दोस्तों सॉरी गलत बना दिया अपन ने, यस जस्ट अ मिनट गाइस, गाइस ये आपका क्लॉकवाइज, गाइस क्लॉकवाइज दिस इज योर राइट एंड गाइस दिस इज योर लेफ्ट। शुरू करें दोस्तों, आइए बात करते हैं। सर P इज, हाँ चलो दोस्तों एवरीबॉडी गाइस विथ मी, हाँ P इज पोजिशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो पहले तो दोस्तों हम यहां बना लेते हैं V को कहीं पे भी, जस्ट अ मिनट गाइस। P इज पोजिशन इमीडिएटली लेफ्ट, P इज पोजिशन इमीडिएटली लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा P, ठीक है अमन सर ये बना दिया। P इज पोजिशन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, R इज लोकेटेड फोर्थ सीट टू द राइट ऑफ P, दोस्तों यदि राइट ऑफ P जाए 1 2 3 4, दोस्तों यदि P से हम राइट की तरफ जाएं गाइस, P से यदि हम राइट की तरफ जाएं गाइस, यदि हम P से लोकेटेड राइट की तरफ जाएं तो फोर्थ प्लेस 1 2 3 4, इस प्लेस पर कौन बैठा है दोस्तों, R इज लोकेटेड, R इज लोकेटेड फोर्थ सीट फ्रॉम राइट ऑफ P। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमारे पास एक T बच गया, उसने साफ साफ कहा था कि T यहां पे दोस्तों Q और S कहीं ना कोई दो जगह पे आएगा, ठीक है ना। तो गाइस यहां पे Q और S बच गया और T बच गया, यहां पे दोस्तों T कहीं पे भी नहीं आ सकती थी, यहां पर T आ गया
तो यदि यहां पर टी आ गया तो यहां पर एस नहीं आ सकता। एवरीबॉडी गाइस, यहाँ पे टी के लिए तो एक ही जगह मुझे दिख रही है, वो दिख रही है ये वाली जगह टी के लिए, ठीक है। अभी दो जगह पे कोई मेंशन नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। टी के लिए दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे एक ही जगह दिख रही है, ये वाली जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया इस क्वेश्चन ने, काफी कम इन्फॉर्मेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चलो बात करते हैं। वी इज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ पी। गाइस, वी इज सीटेड जस्ट टू द राइट ऑफ पी, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बात करते हैं। T is seated just to the right of V. Guys, T is seated just to the right of V. नहीं दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे फॉल्स दिख रहा है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहां पर T ना आकर के T यहां भी आ सकता था, T यहां भी आ सकता था। लेकिन यदि T यहां पर आता दोस्तों, तो यहाँ पे S और Q के लिए कौन सी जगह बच जाती, ये वाली जगह बच जाती और ये वाली जगह बच जाती। जबकि इसने कहा था T is not seated between Q and S, इंस्टेड टू अदर, दोनों के दोनों अदर इंडिविजुअल्स है, मतलब Q भी नहीं है और S भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे भी क्यों नहीं बचता। वैसे तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए था, ये फॉल्स हो भी सकता है, मतलब अभी एम्बिग्यूटी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं एक बार। R is positioned second to the left of T. R is positioned second टू द लेफ्ट ऑफ टी। ना जी ना, 1 2 3 4, ये भी फॉल्स है। ये तो दोस्तों करेक्ट फॉल्स हो गया, क्योंकि इसके बारे में हम ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आर और अच्छा, आर इज पोजिशन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। रुको 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 गाइस, यदि हम यहाँ पे टी को बैठाते हैं, आर इज पोजिशनड गाइस, आर इज पोजिशनड, R is positioned second to the left of T, second to the left of T नहीं, immediate left of T है। तो ये तो मुझे 100% रॉन्ग दिख रहा है। मुझे यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकता है। और यहाँ पे देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, और यहाँ पे शायद ये ऑप्शंस ये बनाना भूल गया यहाँ पे, A एंड B एंड C ऐसा। बट यस, P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P is sitting second to the right of R, P is sitting second to the right 1 2। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू दिख रहा है। कैसे पहला स्टेटमेंट और लास्ट वाला स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं। यहाँ पे दोस्तों 100% गलत है C, क्योंकि यहाँ पे हमको T के रेस्पेक्ट में बात करना था। और दोस्तों ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे भी T के बारे में बात करना था। एंड बोथ कैन बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से B और C दोनों रॉन्ग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। अगेन थोड़ा सा एम्बिग्यूट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। ए हस्बैंड एंड वाइफ हैज 5 गाइस, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का क्वेश्चन आ गया। हम यहाँ पे फैमिली ट्री नहीं बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं गाइस। हस्बैंड एंड वाइफ क्या कह रहा है, 5 मैरिड सन्स बना दो दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 मैरिड सन्स गाइस, 1 2 3 4 5। सर 5 मैरिड सन्स बन गए। अब क्या कह रहा है, 4 चिल्ड्रन, इसके भी यहाँ 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि कितने सन कितने बॉय, तो मैंने 4 बच्चे ऐसे बना दिया। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। सर इस जनरेशन में 2 लोग हो गए, इस जनरेशन में 2 2 4 5 6 7 8 9 10, इस जनरेशन 10 लोग हो गए। और इस जनरेशन में 4 इंटू 5, इस जनरेशन में 20 लोग हो गए। मारिए टोटल 20 प्लस 10 30 प्लस 2 32। सर टोटल आंसर हो जाएगा इसका 32। आइए आगे बढ़ेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी गाइस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया, या तो ऑफ के स्प्लिटर होंगे या तो एक इज का स्प्लिटर होगा। सर यहाँ पे ऑफ का स्प्लिटर नहीं है, मैंने यहाँ पे इज का स्प्लिटर लगा दिया दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, सीमा सेट, कौन बोल रहा है दोस्तों, माई किसके वर्ड यूज है, सीमा के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सीमास मदर, सीमास मदर, तो सर इसको ना मैं यहां बना लेता हूं, एक बार रुक जाइएगा। सीमास मदर, सीमास मदर सन इन लॉ। गाइस सन इन लॉ 2 हो सकते हैं, इनका इसका खुद का हस्बैंड वो भी सन इन लॉ कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सेफ साइड के लिए हम एक नया रिश्ता बना लेते हैं, एक इसकी बहन भी हो सकती है, ठीक है ना, और उसका हस्बैंड। सर ये रहा, हमने इसके बाद का एक डायग्राम बना लिया। एंड गाइस सन इन लॉ के बाद उसको हमने कॉमन पर्सन को शेड कर लिया। कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों फालतू का ना लैंग्वेज बैरियर में फंसते हैं। आपको यहाँ पे मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो बना के रखा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाले के लिए, एक ऑफ का स्प्लिटर और एक स्प्लिट इज का स्प्लिटर। यदि जो मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लो, आपको कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलो अब इसके पहले दोस्तों हर वर्ड यूज किसके लिए होता है, अमर सर हर वर्ड यूज हो रहा है लेडी के लिए। लेडी सन्स फादर, सर यहाँ बना लिया लेडीज सन्स, लेडी सॉरी गाइस, लेडी सन्स फादर।
चलिए सर, ये दोनों एक्चुअली जो बनते हैं, यहाँ पे जो लास्ट पर्सन बना और पहले वाले डायग्राम में जो लास्ट पर्सन बना, बोथ आर सेम। आइए इसको मर्ज करते हैं। यदि ये वाला पार्ट यहाँ पर मर्ज हुआ तो सर इसका स्पाउस, इसकी स्पाउस बनी हुई है, यही है दोस्तों वो लेडी, और लेडी के नीचे बना हुआ है सन। ये लीजिए, ये रहा आपका पूरा मेन फाइनल डायग्राम। क्या पूछ रहा था, आइए बात करते हैं। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू द लेडी? वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। लेडी से आप सीमा की तरफ एरो निकालिए तो कैसे, ये क्या बोलेगी, लेडी बोलेगी कौन है मेरे लिए, सिस्टर। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सीमा का जेंडर मेंशन करना चाहिए था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई गाइस आंसर इज सिस्टर, बट अगेन नाम के बेसिस में बोलना पड़ रहा है, हालांकि ब्लड रिलेशन ऐसा अलाउ नहीं करता। चलिए अब दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। ए एंड बी आर ब्रदर्स, फटाफट बना लेते हैं दोस्तों। ए कहाँ बना ले, थोड़ी सी जगह यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बन तो जाएगा, चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा गाइस। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सर ए इज ब्रदर्स, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए इज बीज ब्रदर। आगे सी इज डीज फादर, कहीं बाजू में रख सकते हैं, सी इज डीज फादर, डी के पिता हैं सी। आगे ई इज बीज मदर गाइस, ई इज बीज मदर, ई इज बीज मदर, ये बना लिया, ई इज बीज मदर, ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी गाइस इसको जोड़ना है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, इसका मतलब दोस्तों यहां से बन जाएगा डी, ए एंड डी आर ब्रदर्स, और इसके ऊपर बन जाएगा सी का पॉजिटिव साइन। पूरा डायग्राम मर्ज हो गया। क्या पूछ रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। सी से निकालिए एरो ई की तरफ, सी से निकालिए एरो ई की तरफ। सर तो ये क्या बोलेगा, ये क्या है दोस्तों, ये है सर, ये है मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे की मम्मी। अरे भैया ये तो स्पाउस हो गया दोस्तों। गाइस मेरे बच्चे के बच्चे की मम्मी मेरी क्या करेगी गाइस, वाइफ। तो एवरीबॉडी गाइस आंसर विल बी वाइफ। चलिए मेरे बच्चे की मम्मी, अरे मेरी क्या है, वाइफ। आ जाओ दोस्तों आगे। ए इज मदर ऑफ, ए इज मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ, ए इज मदर ऑफ डी, सर ये लीजिए, ए इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। गाइस ए जो है मदर है डी की, एंड सिस्टर है किसकी, बी की, एंड सिस्टर ऑफ बी। चलो बात कर लेते हैं, बी का जेंडर मेंशन नहीं किया, एंड सिस्टर ऑफ बी। बी हैज डॉटर, बी हैज डॉटर सी, who is married to F, who is married to F. G is husband of A, G is husband of A. That's it, पूरा डायग्राम बन गया। How is G related to? We always talk about the first person. हम आंसर D से निकालिए एरो G की तरफ, क्या बोले, अरे फादर। That's it guys, कौन है, मम्मी के ठीक है फादर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आइए हमको ये डायग्राम बनाना है, G एट द रेट टी। सर एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट ये है। एट द रेट का मतलब होता है कि मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, यहाँ पे रीड करते हैं G इज मदर ऑफ टी। सर ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब टी इज फादर, टी इज फादर ऑफ पी। ये लीजिए दोस्तों पूरा डायग्राम बन गया। चलिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देखते हैं दोस्तों, जी इज मदर ऑफ पी, जी इज मदर ऑफ पी, ना जी ना मदर नहीं है, ग्रैंड मदर है, तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मांगा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गाइस पी इज फादर ऑफ टी, पी इज फादर ऑफ, ना जी ना पी फादर नहीं, पी तो सन है टी का, ये भी गलत है। टी इज सन ऑफ जी, गाइस टी इज सन ऑफ जी, हाँ ये बात सच है दोस्तों, टी इज सन ऑफ जी एवरीबडी, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एंड गाइस हियर वी आर डन विद द एंटायर लॉजिकल रीजनिंग। एक बार रिव्यू कर लीजिए गाइस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ गाइस आवर स्टैटिस्टिक्स। गाइस नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों एक बार फटाफट रिव्यू कर लीजिए, मैं 1 मिनट बस। Guys, now let's move forward guys. What does the ogive represent? दोस्तों ogive plot किया जाता है between the class boundary and guys cumulative frequency, not the frequency. So guys the correct answer for this question is option A. आगे बढ़ेंगे दोस्तों, frequency density corresponding to the class interval is ratio। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको याद करवाया था, ये देखिए दोस्तों मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइड बाय क्लास लेंथ, दो चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, बोथ आर सेम। एक होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इस बार आपसे इसने पूछा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, क्लास
लेंथ। चलिए दोस्तों, ये बात याद होनी चाहिए आपको, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय गाइस, बाकी आपके तीनों के तीनों प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हैं, तो गाइस द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल सोर्सेज। स्टैंडर्ड एरर, पहली बेसिक डेफिनेशन, इट इज एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए गाइस, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड देके रखा है, चलो इसका एक टफ वाला वर्जन हमने ऑलरेडी किया हुआ है और एग्जाम में आ भी चुका है पहले। सर मीन माइनस मॉड देके रखा है आपको 69, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मीडियन। हमारे सर मीन और मीडियन को लाने का एक ही तरीका है, वी हैव टू यूज द एम्पेरिकल रूल। सर एम्पेरिकल रूल होता है मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अमन सर हाउ वी विल सॉल्व दिस गाइस, मॉड इज इक्वल्स टू, अमन सर मॉड की जगह हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ 69 को यहाँ पर लेके नहीं, या 69 को यहाँ पर लेके चल जाओ, वहां पे मॉड को लेके चल जाओ, तो ये आपका हो जाएगा मीन माइनस 69। मॉड को क्यों हटा रहे हो अमन सर, क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है मीन माइनस मीडियन, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है। माइनस 2 मीन, एवरीबॉडी गाइस, ये 2 मीन यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा 3 मीन दोस्तों, ये 3 मीडियन यहाँ पे कैसे आएगा माइनस 3 मीडियन, 69 को वहां पे लेके चले जाओ, 3 कॉमन लोगे और वहां पे डिवाइड करोगे तो मीन माइनस मीडियन हो जाएगा गाइस 69 डिवाइडेड बाय 3। जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए गाइस, 69 डिवाइडेड बाय 3 एवरीबॉडी गाइस, 69 डिवाइडेड बाय 69 डिवाइडेड बाय 3, 69 डिवाइडेड बाय 3 गाइस। आपका यहाँ पे 21 क्यों आ रहा है, 21 ऑप्शन में है क्या, ना जी ना, 23 आना चाहिए था। एवरीबडी गाइज विथ मी, 23 कैसे देके रखा है, डिफरेंस देके रखा है 69, आपने दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट किया मीन माइनस मॉड देके रखा था, मीन माइनस मॉड, मॉड को मैंने यहाँ पे रखा, मॉड की जगह रख दिया 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा मीन माइनस 69 इज इक्वल्स टू गाइज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एवरीबडी गाइज विथ मी, 23 तो आएगा, क्या लिख रहे हो अमन सर, 16 डिवाइड बाय 3 करोगे गाइस, आपका आ जाएगा 23। यस एवरीबॉडी विथ मी, सो सॉरी गाइस, मेरे को गलती से मैंने कुछ और डिवाइड कर दिया था गाइस। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। नाउ गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया था, देखिए मैंने कहा था कभी कभी एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर का हमें परसेंटेज मिल जाता है हमारा। ये हमने पढ़ा था दोस्तों हमारा पाई चार्ट में। देखिए इस क्वेश्चन ने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ शुगर इन द मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन और अदर का, आपको अदर कॉस्ट का शुगर देके रखा हुआ है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल, ठीक है, आपको एंगल का डिफरेंस मांगा है, from the for the largest and the smallest component of the cost sugar. What is the largest, guys, what is the largest component of the cost sugar? Sir 35 minus what is the smallest part of the smallest component of the cost sugar is 12। अब मुझे जो डिफरेंस आ रहा है 35 माइनस 12, डिफरेंस आ रहा है 23 का, पर मुझे इसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कॉस्ट कितना है, 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 डिवाइडेड बाय टोटल। सर इसको एंगल में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 360, पाई चार्ट पे पढ़ाया था अमन सर आपने, 23 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, guys you will be getting 91.99%, in short you must be getting 92 degree guys, 92 degree, that is option D is the right answer। moving forward guys, the mean for the group of X is 70 and the दूसरा एक और ग्रुप है Y जिसका मीन है 85। the number of observations for the group Y is 5 times that of group of X। प्रोपोर्शनेट दे दिया दोस्तों, मान लेते हैं मैंने X में मान लिया वहां पे 10 लोग थे, तो दोस्तों जो Y था उसमें 5 टाइम्स है दैट ऑफ X, मतलब यहाँ पे 50 लोग थे, ठीक है, कुछ भी मान लो क्योंकि प्रोपोर्शनेट है। आपको जब अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आपको डिवाइड में करने वाले हो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे आपने 5 माना, यहाँ पे आपने डबल 5 गुना करके 25 माना, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट कंबाइंड मीन, सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है हमारा N1 x1 बार प्लस गाइस N2 दैट इज 50 इंटू x2 बार 85 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 50 प्लस ये 60। दोस्तों आइए कितना देखते हैं सर, 700 m प्लस 50 इंटू 85 इज इक्वल टू m प्लस MRC 5950 डिवाइड बाय 60। सर आपका ये आ रहा है 82.5। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग। गाइस स्टैंड अलोन कोई सैम्पलिंग नहीं होता, ठीक है गाइस। Exit poll is an example of, guys, very frequently asked random sampling। दोस्तों, professor has given assignment to the students
ठीक है। ए स्टूडेंट जगन जगन करके स्टूडेंट है जिसने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया फॉर 100 ऑब्जर्वेशंस एज सर उसने अर्थमेटिक मीन कंप्यूट किया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया 5। करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्टेड मीन का क्वेश्चन रहा था, काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। लेटर ऑन पता लगा कि सोनाली ने पॉइंट आउट किया जगन को कि उसने मिस्टेक कर दिया है, एक ऑब्जर्वेशन को लेना था 100, ये है इज टेकन वन ऑब्जर्वेशन इज 100, ले लिया 100, लेना था 50। व्हाट वुड बी द करेक्टेड मीन? भाई साहब बधाई हो। क्या हो गया? चार्जिंग में लगा होने की दिक्कत चालू गाइस। क्या कह रहा है गाइस? करेक्टेड मीन का क्वेश्चन मांगा है, मतलब करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सर मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। अमन सर उसने गलत वाला ये निकाला 50। इस गलती का रीजन था कि इसने समेशन एक्स ही गलत ले लिया होगा क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन गलत है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कोई गलती नहीं हुई, तो गलत वाला आपका ये आ गया 5000। सर ये गलत है, इसको ठीक करो। अमन सर हमने गलती से ऐड कर दिया 100, तो माइनस कर दो आप 100। अमन सर ऐड करना था सही वाला ऑब्जर्वेशन 50, तो आपने सही ऐड कर दिया 50। गाइस 5000 माइनस 100 प्लस 50 एवरीबॉडी। सर ये आपका हो गया 4950। अमन सर हमारे पास ये करेक्ट होकर क्या गया? नाउ लेट्स फाइंड द करेक्ट मीन समेशन एक्स करेक्ट वाला अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, डिवाइडेड बाय 100। अमन सर यहाँ पर इसने क्या किया? आपको फालतू का जगन मोहन सोनाली करके फालतू कंफ्यूज किया, पर क्वेश्चन में कोई टफ बात नहीं थी। 49.5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू वेरिएबल्स आर ये द मीन एंड, अरे वाह क्या क्वेश्चन है, कितने बार कर चुके हैं गाइस, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी प्यारे क्वेश्चन पूछा। इट्स वेरी गुड एमटीपी फॉर द रिवीजन। बैलेंस्ड तो नहीं लग रही क्योंकि एक ही कंटेंट पे ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट चार नहीं पूछती जल्दी से, ठीक है, बट फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। चलो देखते हैं। दो वेरिएबल एक्स और वाई का रिलेशन देके रखा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। कैसे? मीन ऑफ एक्स देके रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स देके रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। अमन सर आपने जो एक्स के चेंजेस किए ओरिजिन और स्केल उसको वाई से रिप्रेजेंट किया, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं अमन सर हम। चलो 3y को यहीं पे रहने दिया, -7 को वहां पर भेजा 7, 2x को वहां पे भेजा -2x। दोस्तों यहां से मैं 3 को भी हटा देता हूं, मैंने 3 को भी वहां पर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा -2/3। अमन सर ये रहा स्केल का चेंज, ये रहा ओरिजिन का चेंज, मुझे साफ साफ दिख रहा है। आप बच्चे को पता है, यहां से दो चीज निकाल लेते हैं, y का मीन। अमन सर मीन जो होता है उसको ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है। गाइस जैसे ही आपने x का ओरिजिन कितना था, मीन ऑफ x था 1, आपने 1 मीन का x 1 पुट किया, आपने ओरिजिन और स्केल दोनों का इंपैक्ट ले लिया। गाइस ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, 7 - 2 गाइस कितना आ जाएगा आपका 5/5/3, ये आपका गया मीन। सर लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है उसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। तो सर स्केल का इंपैक्ट लेंगे, वो भी मॉड्यूलस 2/3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से आपका 0.3। दोस्तों हियर यू विल गेट 2 into 0.3 divided by 3 as you must be getting 0.2। अमन सर हमारे पास सब कुछ आ गया, क्या पूछ रहे थे आप? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। गाइस मीन कोएफिशिएंट क्या हो गया इसको गाइस, मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन इनटू 100। मीन डेविएशन अबाउट एक मीन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट x अपॉन x बार इनटू 100। तो गाइस मीन डेविएशन आपको y का निकालना था, मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना था 5/3 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय गाइस 100 एवरीबॉडी। हाउ मच यू विल गेट? जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी एक बड़े क्वेश्चन देखो, यदि ब्लिंक किया तो मैं चेंज करता हूँ कुछ, ठीक है सर। 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट गाइस। ये 5/3 आया, ये मेरा आया 2 into 0.3, सॉरी 0.3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरा 0.2 लिया। मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y डिवाइडेड बाय मीन इनटू मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। मीन डेविएशन मेरा आया था मेरा, अरे यार सो सॉरी कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ नहीं ठीक है, हमने इसमें ओरिजिन का भी इम्पैक्ट लिया, इसमें स्केल का भी इम्पैक्ट लिया, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्केल का इम्पैक्ट लिया, ठीक है। दोस्तों मैंने पुट गलत कर दिया, सो सॉरी गाइस, मैंने पुट गलत कर दिया, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी गाइस, सॉरी मैंने पुट गलत कर दिया यहाँ पे। सर आपका मीन डेविएशन जो था आपका y का, वो था आपका 0.2, डिवाइड करना था आपको 5/3 से, मैं 3 को ऊपर लेके चले जाता हूँ, यहीं पे लगे हाथ, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ लेट्स गेट द आंसर।
0.2 multiply by 3 multiply by 100 divided by 5. Sir, you must be getting answer 12. Everybody guys, the correct answer for this is 12. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे. x एंड y फिर से देके रखा है. स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x. सर यहाँ पे चलो अच्छी बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देके रखा हुआ है. अर्थमेटिक मीन ऑफ y यू निकल करके आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यू निकल करके आ जाएगा. सर मीन इज एन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओरिजिन का भी इंपैक्ट लेंगे, स्केल का भी इंपैक्ट लेंगे, लेकिन ये जो पहले देके रखा है ये आपको देके रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन, और ये आपको देके रखा है एक्स का मीन. अमन सर एक्स का मीन है, यहाँ पे पुट करिए एक्स का मीन और लेके जाइए वाई का मीन. कितना हो जाएगा कैसे, आपने 10 पुट किया, 20 प्लस 5 यू विल गेट 25. दोस्तों जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्केल का इंपैक्ट लेंगे. आपको 2 into 5 guys you must be getting standard deviation of y as 10. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अमन सर मीन सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100. अमन सर सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100 कितना आ रहा है दोस्तों, 1000/25. अमन सर वी आर गेटिंग द आंसर एज 40. दोस्तों बहुत ही प्यारी एमटीपी है कॉमन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन भी कॉमन प्रॉपर्टी पर है. आइए दोस्तों बात करते हैं. सर वेरिएंस निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है. इसको कुछ नहीं रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया. ये मैंने आपको बताया था वेरिएंस इज नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. कॉमन प्रॉपर्टी जो बनी है दोस्तों वो आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए बनी है. सर तो ये वेरिएंस, इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और उसका स्क्वायर करके आपको वेरिएंस मिलेगा. अमन सर एक बात बताइए, हमें जो दे के रखा है अर्थमेटिक मीन दे के रखा है आपको x का, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे के रखा है. ना जी ना, ये वेरिएंस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है. सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100. सर यहां से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लेते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी लगा करके स्केल का इंपैक्ट लगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, बार बार प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, और हमने क्लास में बहुत बार किया है गाइस. 30 इज इक्वल्स टू, आपने भी किया होगा, एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा. सर हमें x बार कितना आपका 10 इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपका आ जाएगा 300/100. अमन सर ये आ गया मेरा 3. अमन सर लेकिन मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए. इसका क्या तरीका है दोस्तों, ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं लेना, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता. स्केल का इंपैक्ट लेना, वो भी मॉड्यूलस से पॉजिटिव इंपैक्ट लेना, तो ये आपका आ गया 6. लेकिन मैंने आपसे मैंने इसका वेरिएंस मांगा था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा था. वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ दिस गाइस, तो 6 का स्क्वायर 36 इज द राइट आंसर. एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, क्वार्टाइल्स लेकर रखा है. क्वार्टाइल डेविएशन दोस्तों होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. इसका कोई काम नहीं है. कितना आ रहा है दोस्तों, 63 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2. एवरीबॉडी सॉरी 65 minus 45 divided by 2. Guys 10 is your quartile deviation. Option A is the right answer. Moving forward guys, सर इफ द क्वार्टाइल डेविएशन देके रखा है फर्स्ट क्वार्टाइल, क्या बकवास है सर, क्वार्टाइल डेविएशन देके रखा है 12, फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है. सर इस पूरी इंफॉर्मेशन से आप Q3 निकाल सकते हैं गाइस. 12 इंटू 2 कर दिया 24, 25 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा प्लस 25. यू मस्ट बी गेटिंग थर्ड क्वार्टाइल एज योर 49. दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो गए. माना कि आपको मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है तो बैलेंस कर दिया, स्टैट्स को बहुत ज्यादा इजी कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड, अमन सर इफ इन अ सिटी द क्राइम रेट इज with a crime rate of 60%, ठीक है, the probability that among the 5 incidents at least 4, कम से कम 4 crimes accurately रिपोर्ट हो जाएंगे. guys crime rate is 60% in a city, मतलब कोई भी क्राइम होगा उसके 60% चांसेस हैं. all the crimes are having the same probability एंड ईच, दूसरा पहले वाले क्राइम के होने या नहीं होने से दूसरे वाले क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है. ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड ईच ट्रायल्स आर हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी. हियर यू हैव टू अप्लाई द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अमन सर कम से कम 4, मतलब सर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी P of 4 प्लस P of 5. चलिए दोस्तों NCX, N 5 में से 4 क्राइम रिपीट होंगे, 5C4 P की पावर x, क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी 0.60 की पावर x, Q की पावर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके निकालेंगे, 5 माइनस 4 दैट इज 1. गाइस 5C5 P की पावर x
क्यू की पावर n माइनस एक्स। दोस्तों इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, आप सभी को पता है। सर आइए पूरा काम हम कैल्सी में करते हैं, मैं आपके साथ कैल्सी में करवाता हूं दोस्तों, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए गाइस, क्लियर द मेमोरी। 6c4 गाइस, 5c4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 24 कर दीजिए। सर ये 5 आ गया, इसको 5 को दिमाग में रखना गाइस। 0.60 इंटू 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40। सर मल्टीप्लाई बाय ये पूरा सॉल्व करके हमारा आया था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू m प्लस, ये पूरा हमारा कितना 5 ही आया था ना। एक रुक जाओ, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 24, हाँ ये 5 आया था। सर ये पूरा हमने निकाल के m प्लस कर दिया। ये देखिए गाइस 5c5 हो जाएगा 1, किसी भी चीज की पावर 0 भी हो जाएगा 1। 0.60 की पावर 5 इंटू 1 1 2 3 4 5 m प्लस MRC। सर हमारा ये पूरा प्रोबेबिलिटी जो आया निकल करके वो आ रहा है 0.33696। आपने अपना आंसर 0.33696 आपने डेसिमल में निकाला। लेट्स कन्वर्ट ऑप्शन आल्सो इनटू डेसिमल। 1 डिवाइड बाय 3125, ना जी ना, नहीं आया, मैच नहीं हुआ। 1053 डिवाइडेड बाय 3125, 0.33696। एवरीबॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो सकता है दोस्तों आपके दिमाग में इसका कोई दूसरा अप्रोच भी आया होगा, बट यकीन मानिए दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट विल कम इन योर माइंड ड्यूरिंग एग्जाम। चलिए दोस्तों, एक कॉइन विद द प्रोबेबिलिटी हेड्स एज, दोस्तों एक कॉइन को वैसे सिक्का उछालते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती 1/2। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन करिए, प्रोबेबिलिटी इज 1/5। एक कॉइन विद द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड्स, यदि किसी सिक्के को उछाला, यदि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होती, सिक्के को 100 बार उछाला, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट द नंबर ऑफ हेड्स टर्न्स अप। सर बाइनोमियल यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, ये क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन माना जाएगा। यदि इस क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया तो इसका आंसर बाइनोमियल के हिसाब से भी हो सकता है, पॉइजन के हिसाब से भी हो सकता है। whenever the question is asked for the property, it is the responsibility of the question to mention कि भाई ये क्वेश्चन हम बाइनोमियल के हिसाब से पूछ रहे हैं कि पॉइजन। हाँ यदि प्रोबेबिलिटी मांग रहे हो तो हम अज्यूम करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे नहीं बताया कि बाइनोमियल है, दैट्स ओके। फॉर व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन फॉर प्रॉपर्टी बेस, इसकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए कैसे बाइनोमियल के हिसाब से इसका आंसर निकाला गया है। √NPQ इसका फॉर्मूला होता है। गाइस व्हाट इज n? 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे? 1 - 1/5 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 4/5। गाइस लेट्स गेट द आंसर फॉर दिस, लेट्स गेट द आंसर सर। 100 डिवाइडेड बाय 25 √4। सर आपसे इसने स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा था, कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन, सॉरी गाइस। 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 आ गया, अंदर ही मल्टीप्लाई में एक और 4 है, 16 का रूट लेंगे। सो गाइस यू विल गेट द आंसर एज 4। दोस्तों करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 4। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। जब प्रोबेबिलिटी सेम होती है गाइस 0.5 द डेटा इज ग्राफ इज सिमेट्रिकल। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, क्यों निकालना है? सर मीन देके रखा है मतलब ये आपको देके रखा है n × p, और ये आपको देके रखा है दोस्तों √NPQ का वैल्यू 2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये आ गया NPQ इज इक्वल टू 4, n × p का वैल्यू है 10Q इज इक्वल टू 4, Q का वैल्यू आ गया गाइस 0.4। इसने Q का वैल्यू मांगा था, Q का वैल्यू आपका आ गया गाइस 0.4। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन टू द स्टैंडर्ड रेशियो गाइस, MD गाइस QD QD MD SD गाइस, क्या रेशियो होता है? QD MD SD। सर इसका रेशियो होता है 10:12:15। किसका रेशियो मांगा है? MD टू द SD। सर MD अपॉन SD का रेशियो होता है 12/15। कितना होता है 12/15 गाइस? 12/15 होता है आंसर 0.8। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए बात करते हैं सर, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एडिटिव रूल को फॉलो करता है, जिसका मीन हमारा डायरेक्टली कॉपी होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन √σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर होता है। सर यदि एक इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं जिसके मीन्स दे के रखा है, यदि आपको x + y का मीन निकालना है तो मीन्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं एडिटिव रूल के हिसाब से। 10 + 12 दैट इज 22, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों वो होता है σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर। तो गाइस ये आपका हो जाएगा √σ1 का स्क्वायर। सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 √25, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका 5। सो गाइस द मीन विल बी 22 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 5। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि दोस्तों ओरिजिन को शिफ्ट किया, अमन सर ओरिजिन के शिफ्ट होने से स्टैंडर्ड डेविएशन MD QD SD, सर ये मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं, इनको ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो करेक्ट आंसर विल बी देयर नो चेंज इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर का शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए, √(n² - 1/12).
कितने नंबर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है? 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1/12। लेट्स गेट द आंसर। सर 400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इस पूरे का अंडर रूट। सर हमारा आ रहा है 5.766, राउंड ऑफ करेंगे 5.77 विल बी योर राइट आंसर। एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द मशीन ए इज सच दैट प्रोबेबिलिटी मशीन पार्ट ए के डिफेक्टिव होने की इतनी, बी के डिफेक्टिव होने की इतनी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल हैव नो डिफेक्टिव। दोस्तों एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। अमन सर हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, कम से कम कोई एक डिफेक्टिव होगा। सर यदि आपने कम से कम कोई एटलीस्ट वन डिफेक्टिव निकालना आसान है। सर ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अमन सर हमको इंटरसेक्शन नहीं दिया, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो आप मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। सर ये आपका गया 0.08, ये आपका गया 0.05। सर ये इंटरसेक्शन दिया नहीं है पर आप निकाल सकते हैं। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.05, गाइस यू मस्ट बी गेटिंग 0.004। सर सॉल्व करिए 0.08 प्लस 0.05 माइनस 0.004। सर ये हमारा आ गया 0.126। ये वो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक डिफेक्टिव होगा। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं, विल नॉट हैव एनी डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्ट ना, एक ना दो ना एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो गाइस इसकी 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, आपने 1 माइनस कर दिया। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एनी सिंगल डिफेक्टिव, 0.874। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, 0.874 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, डी मॉर्गन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने। इस क्वेश्चन को एक बार और देख के जाइएगा, वेरी हाई चांसेस दिस क्वेश्चन कैन रिपीट एज इट इज। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा यदि अंदर एक बाहर एक कॉम्प्लीमेंट होता है उसको अंदर लेके जाते हैं तो गाइस यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। यदि अमन सर यदि आपने इसको ऐसा करना है, यदि इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया मैंने और बाहर एक होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो लगा सकते हो सर, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलना पड़ेगा। तो ये आपको देके रखा है 5/6। सर मुझे यूनियन निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है सर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अमन सर देखिए यहां से आपको ये पता लग गया ए इंटरसेक्शन बी का नहीं होना पता लग गया। सर ये इसका आपको यदि ये निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 5/6, ये आपका आ जाएगा 1/6। अमन सर नाउ वी हैव यूनियन, निकालने के लिए इंटरसेक्शन आ गया हमारा। सर इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज पी ऑफ ए? 5/6 सॉरी 1/2। एस व्हाट इज पी ऑफ बी? ये आपको देके रखा है 2/3 माइनस इंटरसेक्शन देके रखा है 1/6। गाइस टेक द एलसीएम 6, कितना हो जाएगा 3 + 4 माइनस आपका आ जाएगा 1, 4 5 6 7, 7 माइनस 1 गाइस 6, 6/6 कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया दोस्तों 1। एवरीबडी गाइस यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Moving towards the next question, what is the chance of getting 7 or 11 in a throw of 2 die? दोस्तों जब 2 die को रोल करते हैं, what is the probability of getting a 7? सर 7 सम 7 आना भी फेवरेबल है, सम 11 आना भी फेवरेबल है। दोस्तों कई स्टूडेंट इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन मेकिंग द सैंपल स्पेस, मत बनाइए सैंपल स्पेस। शॉर्टकट मैंने याद करवाया x - 1। यदि आपको सम 7 चाहिए तो आपको वो मिलेगा x - 1 करके, दैट इज 7 - 1, 6 बार आपको सम मिलेगा आपको x - 1, यस। और सम आपको 11 मिलेगा 13 - x करके, 13 - 11 आपको 2 बार सम मिलेगा। मतलब टोटल दोस्तों आपके फेवरेबल सम होंगे 8/36। गाइस 8/36 ये आपका डेसिमल में आ रहा है 0.22। चेक करिए कौन दे रहा है 0.22, 2 डिवाइड बाय 9 चेक करो, 2 डिवाइड बाय 9 भी दे रहा है 0.22। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सैंपल स्पेस में 3 ही आउटकम्स है x1 x2 x3। प्रोबेबिलिटी x1 का देके रखा है, x3 का देके रखा है, प्रोबेबिलिटी x2 का निकालना है। अमन सर यदि 3 ही सैंपल स्पेस है, 3 ही आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं सर p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3, तीनों प्रोबेबिलिटी का टोटल होना चाहिए था 1। यहाँ पे सर p ऑफ x1 आपको देके रखा है 1/4, p ऑफ x2 आपको निकालना है, p ऑफ x3 भी देके रखा है आपको 1/3। एवरीबॉडी विथ मी? अमन सर ये 1/3 प्लस 1/2 करके यदि वहां पे लेके जाएंगे तो ये आपका नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12
और ऊपर 4 3 7, मैं डायरेक्टली ऐड करके यहाँ पे ला रहा हूँ। 1/4 प्लस 1/3 को आप यहाँ पे ऐड करके लाएंगे, एलसीएम 12 लेंगे, ऊपर ऐड करेंगे 4 3 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे guys 12 minus 7, so you must be getting 5/12. So guys, what is probability of B 5/12? Everybody, option A is the right answer. दोस्तों इसका भी शॉर्टकट हमने क्लास में किया हुआ है। गाइस एक टिकट है नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, कितने नंबर्स होंगे गाइस? एक टिकट को रैंडमली निकाला, what is the probability that number will be multiple of 3 or 7? कितने नंबर्स हैं गाइस which are multiple of 3 from 1 to 20? 20 को डिवाइड बाय 3 कर दो, डेसिमल को इग्नोर कर दो। सर देयर आर टोटल 6 नंबर्स which are multiple of 3 and 7. Oh sorry, which is multiple of 3. How many numbers are there which are multiple of 7? 20 को डिवाइड बाय 7 कर दो, देयर आर 2 नंबर्स। अमन सर क्या कोई ऐसे नंबर ऐड हो गए 2 बार जो 3 और 7 दोनों के मल्टीपल थे? जो पहला नंबर इन दोनों का मल्टीपल होगा वो 7 या 21 होगा, जो 21 के बाद आ रहा है। मतलब 1 से लेकर 20 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दोनों का मल्टीपल था। गाइस वी डोंट नीड टू एक्सक्लूड एनीथिंग। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर्स हो गए मेरे 8। गाइस टोटल बी नंबर कितने हैं? 20। So how much is, what is 8 divided by 20? So this is 0.4, this is 0.4 अमन सर। Let's check कौन दे रहा है? 1 divided by 5 नहीं, 2 divided by 5 yes, everybody option B is the right answer. Moving towards next question. सर z -3 से 3 बोल दो, या तो म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू +3 सिग्मा तक आपका 99 आई थिंक 27 एरिया कवर हो जाता है गाइस। मतलब इन शॉर्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा अदर देन 0.27, 99.7 एरिया कवर हो जाता है 0.3 को छोड़ करके। हम 0.3 याद करते हैं बट एक्चुअली इट इज गाइस 0.27, पूरा एरिया कवर हो जाएगा इसको छोड़ करके। गाइस पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है गाइस। अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं बनता है सर इतना लेंथी क्वेश्चन दो पूछ करके। इट इज हाईली इम्बैलेंस्ड एमटीपी। 2 मिनट रुके चार्जिंग लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है? 2 रेग्रेशन लाइंस आर। दोस्तों आपको हालांकि किया है क्लास में, पर काफी लेंथी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको लाइन का होना मतलब बी का होना। सर इसको मान लेते हैं हम y ऑन x, तो इसको मानना पड़ेगा x ऑन y। दोस्तों यदि आप इसको y ऑन x मान रहे हो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, दूसरा क्वेश्चन का सेम एज इट इज है। यदि आप इसको x ऑन y मान रहे हो, दोस्तों y ऑन x मान रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो सर 25, इसको वहां लेके जाते हैं, -8x प्लस 25, तो y हो जाएगा आपका -8/10 x प्लस 25/10। दोस्तों यहां से मुझे मिल गया b y ऑन x। आइए यदि आप इसको x ऑन y कह रहे हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे -5y प्लस 12, तो आपका x आ जाएगा -5/16y, ठीक है, प्लस 12/16। अमन सर यहां से मुझे मिल गया b x ऑन y। अमन सर b का होना मतलब r का होना, दोनों नेगेटिव हैं तो दोस्तों आपका r भी नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों का b x ऑन y इंटू b y ऑन x। दोस्तों -8/10 मल्टीप्लाई बाय -5/16। गाइस ये आपका r नेगेटिव आ जाएगा, अंदर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 8 5 जा 40, 40 डिवाइडेड बाय 160। अब मतलब v 0.25 आ गया, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आपका r का वैल्यू आ गया माइनस में 0.5। दोस्तों जैसा मैंने कहा लाइन का होना मतलब b का होना, b का होना मतलब r का होना। आपका r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपका ये अज्यूम करना कि ये लाइन y ऑन x है और ये अज्यूम करना ये x ऑन y, ये अजम्पशन आपका सही रहा। यदि ये ऐसा नहीं आता तो गाइस इसका रेसिप्रोकल करना, आप लोग गलत करते हो, आप लोग वापस दोबारा सॉल्व कर, दोबारा मत करना। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये x ऑन y बन जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो y ऑन x बन जाएगा, ठीक है। चलो जाने दो, आपको नहीं पता तो एक बार यदि पता तो उसको वैसे रिवाइज करना, ठीक है। अमन सर हमसे यहाँ पे क्या मांगा था? स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो आपको b पता है, किसी भी एक b को यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूज कर लिया यहाँ पे b y ऑन x का फॉर्मूला r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अमन सर b y ऑन x कितना दे के रखा है? -8/10 आपका आया, यूज करो -8/10। अमन सर ये आया माइनस में 0.50। अमन सर मुझे निकालना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को छोड़ दिया, आपको वरायंस ऑफ x दे के रखा है, वरायंस ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 5। अमन सर यहाँ से माइनस कैंसिल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो जाएगा 8 इंटू 5 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 0.50। गाइस लेट्स गेट इट, 8 इंटू 5 divided by 10 divided by 0.5. Guys you must be getting 8. Everybody, the correct answer for this is 8.
दोस्तों अब ये वही क्वेश्चन है, अब यहां से आपको कोएफिशिएंट निकालना है, एक को मानोगे x ऑन y, एक को मानोगे y ऑन x, लाइन का होना मतलब b का होना और दोनों b का होना मतलब r का होना। दोस्तों यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो इसका आएगा आपका माइनस में 0.75 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। चलिए अब रिपीट कर दिया। गाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट विच वन अफेक्ट्स, गाइस रेग्रेशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, स्केल से फर्क पड़ता है, अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन देके रखा है। सर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m। सर आपको यहाँ पे आपको ये r देख के रखा है पॉजिटिव, या पॉजिटिव तभी आया होगा जब अपने अंदर और बाहर दोनों पॉजिटिव लिया होगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लेके रखा। ये क्वेश्चन मैं आपको इस बार भी कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 2c, सर c कितना है, नंबर 6 कंकरेंट डेविएशन है 6, m आपको निकालना नहीं, आपको निकालना है n का वैल्यू, लेकिन यहां से पहले m निकालते हैं। सर c की जगह पुट किया हमने यहाँ पे 6 पुट किया, 6 इंटू 2 12 माइनस m अपॉन m, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से ये आ गया आपका 1/3, ये आपका आ गया 12 माइनस m अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा m, 12 3 जा 36 माइनस 3m। सो गाइस 4m इज इक्वल टू 36, m का वैल्यू दोस्तों आ गया 36 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया 9। लेकिन अमन सर ये आपका जो m होता है ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है ऑफ द डेविएशंस पर, और n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक ज्यादा। तो गाइस ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। ये गलती मत करना, गलती से भी 9 को टिक मत कर देना, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। उसने आपसे n मांगा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना तो उसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना तो स्केल से, उसको फर्क पड़ता है मल्टी साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ y। तो सर ये रहा 0.4, साइन ऑफ x इज पॉजिटिव, साइन ऑफ y इज नेगेटिव, यू विल बी गेटिंग -0.4, -0.4 एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट, अरे भाई यूनिट टेस्ट होता है, स्क्वायर टेस्ट होता है, सर्कुलर टेस्ट होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, ऐसा स्क्वायर टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती गाइस, फालतू का आपको उलझा रहा है। गाइस फिशर इज कॉल्ड एन आइडियल क्योंकि वो बोथ फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल दोनों को जस्टिफाई करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी और इजी क्वेश्चन। गाइस सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, ओनली द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव जस्टिफाई करता है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सैलरी एक व्यक्ति की बढ़ करके 23,000 से 29,500 हो गई इन रियल टर्म्स, एम्प्लॉयज शुड गेट एन, अरे भाई यदि तुमने यहाँ पे सैलरी बढ़ाया है तो महंगाई कितने से बढ़ी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं दिया। गाइस दिस क्वेश्चन इज अगेन रॉन्ग, इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्या कह रहे हैं, लास्ट पियर्स ए है, फिशर इंडेक्स बी है, पाश्चे बताइए। बच्चे को बताया सर फिशर होता है अंडर रूट ऑफ लाश्चे इनटू पाश्चे। सर हमको फिशर देके रखा हुआ है बी, हमको लाश्चे इंडेक्स नंबर देके रखा ए, पाश्चे निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू पी। तो गाइस आपका p का वैल्यू हो जाएगा पाश्चे का बी स्क्वायर अपॉन ए, यस बी स्क्वायर अपॉन ए एवरीबॉडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस जब भी हम न्यू कमोडिटी ऐड करते हैं स्प्लाइसिंग हम यूज करते हैं एवरीबॉडी, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट थ्योरी में याद करवाया हुआ है। एंड गाइस हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दोस्तों अभी मुझे याद आ रहा है यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया, जस्ट अ मिनट गाइस एक बार मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुकेगा, ये मैंने गलती से दोस्तों राइट लेफ्ट गलत ले लिया क्योंकि मैं इंटरनल फेसिंग है, लेकिन फिर भी आपका उससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो इसमें चेक कर लेना। बट स्टिल गाइस योर डायग्राम विल बी समथिंग एल्स, वो वाले लोग इधर आएंगे बट स्टिल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। एंड गाइस उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। यस एमटीपी थोड़ी लेंदी है, थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, कई बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में इम्बैलेंस्ड आते हैं, उस केस में आपको लेंदी क्वेश्चन को स्किप करके आपको पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो आखिरी में पूरे क्वेश्चन ईजी थे, सो गाइस आई विल टेल यू हाउ कि आप कैसे से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।